ये उसके पास्ट सेल्फ को मुतासिर करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो हमेशा से एक क्रेजी बैस्टर्ड था। मगर ऐसा भी लगता है कि वो भूल चुके हैं कि वो कौन थे। अगर ऐसा है तो वो सिर्फ इस एक बार उसकी मदद करेंगे। गैरहम एक्साइटमेंट से कांपने और हंसने लगता है, क्योंकि हर वो हीवन जो कभी वजूद में था वो मौजूदा चेवन में समा जाता है, जो उसे वर्ल्ड तोड़ने और जेनेसिस तक पहुंचने की इजाजत देता है। सायरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और हीवन का वर्ल्ड उसके पीछे फखर से खड़ा है। अवेकनिंग का स्टेज 4 झूठ को सच में बदलने की ताकत है, किसी भी बिलीफ को रियलिटी में बदलने की ताकत। पर्पल फ्रैगमेंट से एक सॉर्ड बनना शुरू होती है, और जब वो अपनी पूरी शक्ल इख्तियार कर लेती है तो वो सीधा जेवन के हाथों में गिरती है। ये अवेकनिंग थियरी का 4th स्टेज है। गैरहम नोटिस करता है कि वो सॉर्ड जरूर उसका वर्ल्ड होगी, और सच तो ये है कि ये वर्ल्ड एंड पर जचती है, उस वर्ल्ड की शक्ल जहां सब कुछ करप्टेड है। ये वाकई एक अनफॉर्चुनेट वर्ल्ड है जो सिर्फ तबाह करने के लिए पैदा हुई थी और किसी चीज के लिए नहीं। ताहम अगर उसने ये अवेकनिंग हासिल कर भी ली है, तब भी उनकी बैटल का रिजल्ट नहीं बदलेगा। वो दोनों एक ही वक्त में चार्ज करते हैं, जिससे हर तरफ हवा और फोर्स की एक रिपल पैदा होती है। गैरहम मजीद आगे पुश करना शुरू करता है और नोटिस करता है कि ये ताकत, इसे ही रियल फाइट कहते हैं। वो इतनी तेजी से ब्लोज एक्सचेंज करते हैं कि सिर्फ उनके फिगर्स देखे जा सकते हैं, और गैरहम कहता है कि ये बहुत फन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 1000 साल पहले उस मेयर के खिलाफ लड़ा था। वो जेवन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे दोबारा इतना फन करने दिया। ताहम उन्हें इसे किसी न किसी तरह खत्म करना होगा। वो जुआन की शर्ट पकड़ता है और उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। जुआन तेजी से मूव करते हुए अपने पैरों के बाल दीवार पर उतरता है, मगर गैरहम का अटैक यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही वो मजीद मैलिस के साथ चार्ज करता है, उनकी पावर्स एक पॉइंट पर टकराती हैं, जिससे उस एरिया में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कीवान जख्मी होने से पहले ही ब्लास्ट जोन से निकलने में कामयाब हो जाता है, और उसे याद आता है कि वो किसी चीज के बारे में सोच रहा था, किस मकसद के लिए उसने थ्रस्ट किया, और सबसे जरूरी बात, वो किस लिए जिया। गैरहम उसे दोबारा पंच करने की कोशिश करके उसकी थॉट्स में दखल देता है, मगर जुआन डॉज करने में कामयाब हो जाता है और सोचता है कि अब वो सिर्फ थ्रस्ट और थ्रस्ट और थ्रस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उस वक्त था जब उसे वर्ल्ड के रूल्स की समझ नहीं आई थी। वो बस बिना कुछ सोचे मासूमियत से थ्रस्टिंग को एंजॉय करता था। जब जुआन गहरी सोच में होता है, गैरहम एक बिल्कुल मेनियाक की तरह हंसने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद माफी मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक बुरा मंजर होगा। ये देखकर जुआन भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि सिचुएशन को साइड पर रखकर वो वाकई खुश है कि उसे इस वर्ल्ड में ऐसा वर्दी अपोनेंट मिला। भले ही रिजल्ट वो ना हो जो उसने चाहा था, वो उम्मीद करता है कि ये लम्हा थोड़ी देर और चले। वो लड़ना जारी रखते हैं, जिससे चेवान मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या सिस्टम के पास देने के लिए बस इतना ही है। गैरहम और भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ नोट करता है कि ऐसा नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, एक ऐसी फोर्स पैदा करते हुए जो मलबे के हर टुकड़े को दूर फेंक देती है और हर तरफ पावर की एक बड़ी लहर दौड़ जाती है। सब कुछ साफ होने के बाद गैरहम एक्सप्लेन करता है कि ये पहली बार है कि उसने 1000 साल में इतना फन किया है, मगर ये सोचना कि उसे केओस में ऐसा वर्दी अपोनेंट मिलेगा, वाकई वो हद से ज्यादा मुतासिर हुआ है। जवान का टोन सीरियस हो जाता है जब वो नोट करता है कि लड़ते वक्त वो कुछ महसूस कर सका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिछले 1000 साल से थ्रस्टिंग कर रहा है। उसने भी जरूर एक ही स्किल को 1000 साल या उससे ज्यादा तक ट्रेन किया होगा। ये अफसोस की बात है कि उस जैसा कोई बंदा एक अडाप्टर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो मुलाक ने उससे कहा था, जिससे गैरहम बुरी तरह कांपने लगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक बात पूछना चाहता है कि आखिर वो इस वर्ल्ड में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जवान कहता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए अबिस जाएगा। गैरहम मुस्कुराता है, क्योंकि उसके अल्फाज उतने ही हॉलो और कमजोर हैं जितने मेयर्स। वो दोनों बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अबिस ऐसे ताकतवर लोगों से भरी हुई है जो उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। अजीम मोनैक्स ने अपने ख्वाब छोड़ दिए और आखिर में मेयर भी नाकाम हो गया। क्या वो अब भी कोशिश करने वाला है, इस सब के बाद भी? गैरम अपनी सारी पावर समन करना शुरू करता है, जो उसे एक बड़े टॉर्नेडो जैसी हवा में घेर लेती है, जो जेवान को भी थोड़ा पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है। सब साफ होने के बाद एक एंजेलिक मखलूक गैरम के ऊपर खड़ी होती है और जेवान की आंखें हैरत से फट जाती हैं जब वो देखता है। गैरम अब ब्लैक गेट कीपर जनरल की पावर के साथ उसे आगे बुलाता है ताकि उसे वो पावर दिखा सके जो उसके एम्बिशंस के मुताबिक है। सायरन ये पावर देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि ये गेट कीपर और डेमी गॉड कन्वर्जन है।
गैरम ने कहा था कि वो मेजर जनरल के रैंक पर था, लेकिन वो एक मुकम्मल झूठ था क्योंकि वो यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर है। गैरम अपना वेपन पकड़ता है और जेवान से कहता है कि वो अपनी वर्ल्ड को हमेशा के लिए साबित करे। एक विकेट मुस्कुराहट के साथ वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है, जो जेवान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये वही गेट कीपर है जो सिस्टम्स वर्ल्ड की हिफाजत करता है। तो अगर कोई सिस्टम से इतनी मोहब्बत करता है तो वो इतनी ज़्यादा पावर समन कर सकता है। जेवान को इस लम्हे एहसास होता है कि वो उस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए जिंदा है जिसे गेट कीपर बचाने की कोशिश कर रहा है। इस एहसास के साथ जेवान अपनी दोनों सॉर्ड्स को एक कर देता है और सोचता है कि वो अपनी हर चीज इस एक अटैक में लगा देगा। वो दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी सारी पावर अनलीश करते हैं, जो रोशनी की एक ऐसी किरण पैदा करती है जो किसी को भी अंधा कर दे। जब वो पावर्स टकराती हैं तो एक ऐसी हवा चलती है जो हर चीज को अपनी हदूद से बाहर धकेल देती है और सायरन बड़ी मुश्किल से बेहोश लोगों को संभाल पाती है। वो पावर्स का टकराव जारी रखते हैं और गैरम उसे इतनी देर तक टिके रहने पर मुबारकबाद देता है, लेकिन क्या वो वाकई एक ऐसे गेटकीपर के अटैक को रोक पाएगा जिसमें सैकड़ों जिंदगियां हैं? अचानक जेवान का अटैक गैरम के अटैक को तोड़ने लगता है, जिससे जेवान और भी आगे बढ़ता है जब तक कि अटैक गेटकीपर तक पहुंचकर उसे खत्म नहीं कर देता, इससे पहले कि वो कुछ और कर सके। गैरम ये देखकर बहुत हैरान होता है कि गेटकीपर तबाह हो गया, लेकिन अचानक जय उसे देखने का इशारा करता है। जब वो देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि जेवान अब एक ऐसी सॉर्ड कंट्रोल कर रहा है जो किसी भी ऐसी चीज से बड़ी है जो उसने पहले कभी देखी हो। वो उसे फेयरवेल कहता है जब वो सॉर्ड उसकी तरफ फेंकता है। गैरम खामोश खड़ा रहता है और मुस्कुराता है क्योंकि ये वाकई एक इंजॉयबल फाइट थी। जब सॉर्ड उस पर गिरती है तो पूरी जमीन मीलों तक हिलने और टूटने लगती है, बाकी बची हुई जली हुई राख उड़ने लगती है और गैरम दरमियान में खड़ा होता है, मुकम्मल तौर पर हारा हुआ। उसका जिस्म तकरीबन आधा फट चुका होता है। वो सोचता है कि क्या वो वाकई हार गया, लेकिन अब उसके जहन में सिर्फ यही बात नहीं है, क्योंकि इस पैथेटिक हालत में आने के बाद वो अब साफ देख सकता है। वो आंख जो इस दुनिया की हर चीज पर नजर रखती और हुकूमत करती है। अजीम इल्यूजन की चोटी और अब इसका इख्तिताम, जैसा कि ये जाना जाता है, वो वही जगह है जहां पहला नाइटमेयर होता है। तो वो जैन से पूछता है, क्या ये वही जगह है जहां उसे वाकई जाना चाहिए? जेवान उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक दुश्मन है जिसे उसे हर हाल में गिराना होगा। गैरम मुस्कुराना शुरू करता है क्योंकि अगर ऐसा है भी तो उसकी वर्ल्ड अब इसमें पॉपुलर नहीं होगी। उसे इस बात का पूरा यकीन है। सारी उम्मीद खोने के बदले में ये जानना एक बहुत ही क्रूअल सच है। उसे यकीन है कि ये मैडनेस देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो खुद भी यकीन नहीं कर सकता कि ये अजीब चीज आसमान में एक पूरी वर्ल्ड है। ताहम अगर उसकी वर्ल्ड पर यकीन करने वाले लोग सामने आए तो शायद वो उनमें वो चीज ढूंढ सकें जो अब तक हर कोई खो चुका है। इसकी कीमत के तौर पर उन्हें उस वर्ल्ड में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अब उसकी बात खत्म हो गई है, इसलिए उसे अपना ब्रेन लिंक काट देना चाहिए इससे पहले कि उसका जिस्म ऑल माइटी लैंड वापस चला जाए, जैसा कि उसने दूसरों के साथ किया था। ख्वान उससे पूछता है कि क्या उसके पास इससे पहले कोई आखिरी अल्फाज हैं। और गरम उसे बताता है कि अगर वो एबिस सही सलामत पहुंच जाए तो उसे कनार्च को ढूंढना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आज के दिन क्या हुआ। उसे मयाद से भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि उसने क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है तो वो यकीनन उसे नहीं छोड़ेगा। उसे कत्ल करने से पहले जॉन का अपना एक सवाल है, उसने उसे क्यों नहीं मारा? उसके दोबारा अवेकन होने से पहले वो उसे आसानी से मार सकता था, तो उसने क्यों नहीं मारा? गरम वजह के बारे में सोचता है, लेकिन मुलिक की कही हुई बात याद करने से खुद को रोक नहीं पाता। वो एक ऐसा सपोर्ट बनना चाहता था जिसने दूसरों की इल्यूजन ट्री चढ़ने में मदद की, क्योंकि ये दुनिया जिसमें वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस और नोबिलिटी ऑफ लाइफ की कमी है, वो एक आम दुनिया नहीं है। इस दुनिया के पास बदलने के लिए अभी भी वक्त बचा है, अगर वो उस पहले नाइटमेयर को खत्म कर दे जो माइटी इल्यूजन ट्री की चोटी पर फख्र से खड़ा है। मगर गरम को लगता है कि ये दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन मेयर के ये आखिरी अल्फाज उसके दिमाग में काफी देर तक रहे। क्या दुनिया के लिए सिर्फ यही एक जवाब है, या ये उसका अपना जवाब है? गरम कहता है कि वो बस एक तरह से मुल्क का कर्ज उतार रहा था। ये एक लंबी लड़ाई रही है और वो थक चुका है, इसलिए उसे अब उसकी तकलीफ खत्म कर देनी चाहिए। जॉन ऐसा ही करता है। मुल्क की एबिस एक्सपेडिशन नाकाम होने के 917 साल और 244 दिन बाद केओस को आखिरकार रेजरेक्शन पैलेस और उसके टायरेंट से आज़ादी मिल गई है। आफ्टर द पार्टी गेट्स बैक टू गॉर्गन, लोग पीने पिलाने के साथ जश्न मनाते हैं क्योंकि वो इसके हकदार हैं। जॉन जागल के पास जाता है जो इतने जोरदार हमले के बाद भी किसी तरह जिंदा है। वो बताता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा क्योंकि वो 10 क्लैन मेंबर्स में से एक है। जॉन मुस्कुराता है और जागल कहता है कि उसने उसके गरम को हराने की खबर सुनी है। वो उन चंद मोनाक्स में से एक था जो हर लिहाज से इनक्रेडिबल थे। जॉन पूछता है कि क्या वो उसके बारे में जानता है, और जागल कहता है कि उसके क्लैन का कोई भी शख्स उसके बारे में जानता होगा, क्योंकि उसका क्लैन सामयोंग क्लैन वही है जिसने जागल क्लैन को ऑलमाइटी लैंड से बाहर निकाल दिया था और 5 ग्रेट क्लैन्स में से एक बनकर उनकी जगह ले ली थी। ये पूरे ऑलमाइटी लैंड में बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट पैदा करने के लिए मशहूर हुआ। क्योंकि उसने उनके क्लैन मेंबर से पंगा लिया है, सामयोंग क्लैन यकीनन इसमें शामिल होगा। वो इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले।
जॉन उसे कहता है कि परेशान ना हो, क्योंकि वो पहली बात तो सरहद पार ही नहीं कर पाएंगे। जागल पूछता है कि क्या उसने सच में नैरो गेट हासिल कर लिया है, और जॉन हाँ कहता है। इसलिए इस बात के काफ़ी इम्कानात हैं कि फिलहाल वो केओस नहीं आएंगे, क्योंकि केओस में जिंदा हालात में आने के लिए उन्हें गेट की ज़रूरत है। जागल अभी भी इस बारे में फिक्रमंद है, लेकिन जॉन जानता है मगर अगर कोई ऐसा है जो यहाँ आने के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है, तो वो शख्स यकीनन लड़ने के काबिल होगा। इसके साथ ही वो चला जाता है, जागल को ये सोचने पर मजबूर करके कि ये बंदा हमेशा की तरह वैसा ही है, सच में एक अनफैदमेबल शख्स। जॉन अपने ऑफिस वापस जाता है और सोचता है कि उसे गॉर्गन आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, और तब से अब तक कितनी ही चीज़ें हो चुकी हैं। किसी तरह वो फोर्ट्रेस मास्टर बनने में भी कामयाब हो गया, और उसके कुछ दिन काफ़ी मसरूफ गुजरे जहां उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि बाकी लोग उसके लिए पेपर वर्क करते थे। अचानक चुंगो और किम्मान उसके ऑफिस में घुस आते हैं, और वो दोनों बुरी तरह नशे में थे। चुंगो कहता है कि वो यहाँ उसके साथ पीने आया है, क्योंकि किम्मन ने उससे मिन्नत की थी, लेकिन किम्मान कहता है कि बात इसके उलट है। चुंगो को लगता है कि वो ये कहकर उसकी तौहीन कर रहा है कि उसे याद नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो सही कह रहा है। इसके बाद उनकी उम्र को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जिसका कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आता, लेकिन ये देखकर जॉन मुस्कुरा देता है। वो सोचता है कि अब उसके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता, उसे किसी हद तक इस जगह से लगाव हो गया है। बाद में जब हल्की हवा चल रही होती है और केओस पर बारिश हो रही होती है, जॉन अपने ऑफिस में खड़े होकर खिड़की से बाहर देखता है, मगर कार्ल्टन जो वहां मौजूद था पूछता है कि क्या वो ये सब इतनी देर से सुन रहा था। जॉन अपनी लाइल्मी के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि वो कहाँ रुके थे। कार्ल्टन बताता है कि वो टावर ऑफ नाइटमेयर्स कार्पाडियम के बारे में बात कर रहे थे। जॉन ने पूछा कि वो खास तौर पर किस बारे में बात कर रहे थे, जिससे कार्ल्टन को लगा कि वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। इसलिए उसने दोबारा समझाया कि टावर की टाइम मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है। जो लोग टावर को चैलेंज करने अंदर जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं। जॉन ने नीचे देखा और सोचा कि ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ही टाइम की मैग्निफिकेशन 100 गुना है। वो वक्त जो एक जगह बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो किसी की सोल को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इस तरह सैकड़ों साल बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। फिर भी अवेकनिंग ऐसी पावर नहीं है जो इतनी मेहनत किए बगैर हासिल की जा सके। जॉन ने कार्ल्टन को हुक्म दिया कि माइकल से कहकर मैग्निफिकेशन को थोड़ा ट्वीक करवा दे, और ये भी समझाया कि सिर्फ हज़ारों बार स्लैश या थ्रस्ट करने से अवेकनिंग नहीं हो सकती, इसलिए उसे ये बात सब तक पहुंचानी चाहिए। वो सिस्टम हासिल करने के बाद जिससे ग्रूम्स उनके लिए अवेकनिंग करते हैं, उसे उन लोगों को ट्रेनिंग से निकाल देना चाहिए जो अवेकनिंग नहीं करना चाहते। उनके लिए सर्वाइव करने का अकेला रास्ता अवेकनिंग नहीं है, क्योंकि एडेप्टेशन भी एक बेहतर और कम रिस्की रास्ता है। कार्ल्टन ने एक उदास शक्ल के साथ पूछा कि क्या उसे सच में अपनी बातों पर यकीन है। जॉन ने कहा कि हर किसी की सोचने का तरीका अलग होता है, ये नेचुरल है। तो दूसरों के लिए अवेकनिंग शायद वो सैल्वेशन ना हो जिसकी उन्हें तलाश है। अगर वो अपनी जिंदगी वापस पाना चाहते हैं तो उनके लिए अडेप्टेशन बेहतर रहेगी। जॉन ने कार्ल्टन की आंखों में परेशानी देखी और पूछा कि क्या कुछ हुआ है। उसने बताया कि जैसा कि वो शायद पहले से ही जानता है, उसने थोड़ी देर पहले ही अवेकनिंग की 3rd स्टेज पर कदम रखा है, मगर अभी तक उसने अपनी यूनिक वर्ल्ड की एक झलक भी नहीं देखी है। जॉन ये सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होना चाहिए था। बेशक इसकी फॉर्म यूज़र की कैपेसिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो तमाम अवेकेंट्स जो 3rd स्टेज सेल्फ सरेंडर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें हर हाल में अपनी यूनिक वर्ल्ड मिलनी चाहिए। ये सोचते हुए कि ये क्या हो सकता है, उसे गराम की कही हुई बात याद आई कि वो स्पिरिट पावर जो वो इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम की तरफ से दी गई एक रिसोर्स है, लेकिन अवेकेंड लोग सिस्टम और उसकी दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वो बस ये नहीं समझ पाते कि ये किसी और की यूनिक वर्ल्ड है। जॉन ने उसे कहा कि इतनी परेशानी मत लो, क्योंकि शायद तुम्हारी यूनिक वर्ल्ड ये सिस्टम ही है। कार्ल्टन ने पूछा कि क्या ये वाकई मुमकिन है, और जॉन ने यकीन दिलाया कि ऐसा है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद वो अभी अवेकनिंग के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता। इस इन्फॉर्मेशन के साथ कार्ल्टन ने पूछा कि अगर उसकी यूनिक वर्ल्ड वाकई वो सिस्टम है जिसे वो ख़त्म करना चाहता है, तो क्या एक दिन उन्हें लड़ना पड़ेगा। जॉन मुस्कुराया और कहा कि यह बिल्कुल मुमकिन हो सकता है अगर तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहो तो। कार्ल्टन उसके जवाब से हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया और कहा कि तुम वाकई इस दुनिया को ख़त्म करने का सोच रहे हो, है ना। अचानक कमली का माहौल बदल गया और कार्ल्टन ने अचानक मेज़ पर हाथ मारा और जॉन से पूछा कि वो उसे अगली एक्सपीडिशन पर भी अपने साथ ले जाए। जॉन ने एक गहरी और थकी हुई सांस ली, क्योंकि वो पहला शख्स नहीं था जिसने ये मांग की थी, और वो यकीनन आखिरी भी नहीं होगा। कार्ल्टन ने बताया कि गॉर्गॉन के स्पेशल लॉज आर्टिकल 3 सेक्शन 14 के मुताबिक तमाम इंस्पेक्शन गेट कैप्टन्स का फर्ज है कि वो हर हाल में फोर्ट्रेस मास्टर की हिफाजत करें। जॉन ने समझाया कि उसकी बदकिस्मती से वो अब नॉर्दर्न इंस्पेक्शन गेट कैप्टन नहीं रहा। इसके अलावा वो तब तक फोर्ट्रेस मास्टर भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद वो ये फोर्ट्रेस छोड़कर जा रहा होगा। ये इन्फॉर्मेशन कार्ल्टन के लिए हैरात वाली थी, जिसने कहा कि अगर वो यहाँ नहीं होगा तो गॉर्गॉन यकीनन अपनी असली हालत में चला जाएगा। असल में पूरा केओस तबाह हो सकता है। जॉन ने उसे कहा कि परेशान मत हो, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले ही सब सोच लिया है। मसला है, इसलिए उन्हें अब इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसे फोर्ट्रेस मास्टर के तौर पर अपना आखिरी टास्क खत्म करना है। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज होने लगती है और सब पुराने मीटिंग रूम में जमा होते हैं, जो टूटा हुआ है और जिसकी छत नहीं है। यूरिन यान को एक लॉक देती है, लेकिन वो इनकार कर देता है, क्योंकि इतना काफ़ी है।
आहिस्ता से वो पोडियम पर चलता है और सबका यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने गॉर्गॉन की हिफाजत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे। अब से उन लोगों के लिए जिन्होंने गॉर्गॉन को बचाने के लिए अपनी सोल्स पेश की हैं, और उन तमाम मासूम लोगों के लिए जो बदकिस्मती से मारे गए हैं, वो 3 दिनों तक सोल फेयरवेल प्रोसेशन रखेंगे। जयवान उन लोगों के नाम पढ़ना शुरू करता है जो गॉर्गॉन को बचाने के लिए मारे गए हैं। आइजैक कैंडल, रेचल वेल्डोर, काशिम हिल। स्पेक्टेटर्स देखते हैं कि फोर्ट्रेस मास्टर के पीछे कुछ काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो हैरान होने लगते हैं कि ये क्या है। जयवान लड़ने के लिए एक बार फिर उन सबको मुबारकबाद देता है, लेकिन जैसा कि वो सब जानते हैं, उनकी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो जाहिर करता है कि उसके पीछे क्या खड़ा है, नैरोगेट। जैसा कि वो कहता है कि वॉर अभी शुरू हो रही है। फितरी तौर पर हर कोई यहाँ नैरोगेट देखकर हैरान है, और वो यवान से इल्तिजा करते हैं कि इसे तबाह कर दे, क्योंकि उस चीज़ ने उन्हें सिर्फ दुख दिया है। वो कहता है कि उन्हें इस पर हैरान होना चाहिए, क्योंकि एक और चीज़ है जो उसे उन्हें दिखानी है। स्पेक्टेटर्स के पीछे से सायरन टिमिड मोनार्क रेखा के साथ जाहिर होती है। वाकई ये सबको उससे ज़्यादा हैरान करता है जितना वो नैरोगेट के दिखने पर हैरान हुए थे। सायरन उसे जयवान के सामने खड़ा कर देती है, जो रेखा की तरफ जानलेवा एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए आहिस्ता से अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है। टिमिड मोनार्क जानता है कि क्या होने वाला है, और जयवान से कहता है कि अगर वो चाहता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके मार दे, लेकिन वो सज़ा के बगैर इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। पिच डार्कनेस उन्हें माफ़ नहीं करेगा, चाहे वो जितनी भी इल्तिजा करे। जयवान उसे खामोश रहने को कहता है और उसके दोनों हाथों पर वार करता है, जो उसके बाजुओं से अलग हो जाते हैं। रेखा को आहिस्ता से एहसास होता है कि क्या हुआ है, और वो दर्द शुरू होते ही पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है। जयवान बताता है कि वो उसे यहाँ नहीं मारेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो ऑलमाइटी लैंड वापस जाए और अपने प्यारे मास्टर को ये बताए। अगर वो वॉर चाहता है तो वो किसी भी वक्त उसे ढूंढने आ सकता है, क्योंकि वो इल्यूजन ट्री की सबसे ऊंची चोटी पर उसका इंतजार कर रहा होगा। बाद में जब बारिश रुक जाती है और सब कुछ हो जाता है, सायरन जयवान के पीछे जाती है और जो उसने किया उसके लिए उस पर चिल्लाने लगती है। उस शख्स के लिए जो कल फोर्ट्रेस मास्टर के ओहदे से क्विट करना चाहता है, वो ऐसा करते हुए आखिर क्या सोच रहा था? क्या वो वाकई मोनार्क ऑफ पिच डार्कनेस से लड़ना चाहता है? अगर वो वाकई नैरोगेट को तबाह करना चाहता था तो उसे ये खामोशी से करना चाहिए था। रेखा को वापस भेजकर वो आखिर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? अब वो यकीनन उन पर हमला करेंगे। जयवान उसे इतना शोर मचाने से मना करता है। अगर वो आ भी रहे हैं तो वो कम से कम किसी लेफ्टिनेंट जनरल को भेजेंगे, क्योंकि उनकी आपस में वॉर चल रही है। वो सुप्रीम मोनार्क जैसा सुपीरियर रैंक वाला कोई बंदा नहीं भेज सकते। सायरन को लगता है कि वो वाकई पागल हो गया है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल भेजेंगे? अब जब साइलेंट मोनार्क मर चुका है तो कम से कम 2 या 3 यकीनन आएंगे। मजीद ये कि अगर 5 ग्रेट क्लैंस के लोग भी आ गए तो ये पूरा मामला बहुत बढ़ जाएगा। जयवान बताता है कि वो यही चाहता है, क्योंकि इतने सारे दुश्मनों को हराने के बाद ही पूरी सिचुएशन मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। सायरन बस खामोश रहती है, क्योंकि वो मजीद कुछ नहीं कह सकती। जयवान उसे खामोश देखकर पूछता है कि क्या वो यहाँ सिर्फ उससे सवाल करने आई है, या फिर उसे केओस के मामलात में भी दिलचस्पी है। इससे उसे वो याद आता है जो उसने उसे बताने का वादा किया था, खासतौर पर वो जो उसने हासिल किया था। 8 गेट्स ऑफ हेल। जयवान उसे सब कुछ बता देता है, जिससे वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं थी जो मुलार कारमेल्ट पीछे छोड़कर जाता। जयवान कंफर्म करता है कि ये वाकई उसकी ही एक मेमोरी है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती, इसलिए वो एक खास जुमला बोलकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ करता है। एक ठंडी सर्दी, वो एग जो मुलार्क ने उठाया था। इल्यूजन ट्री की सर्दी जो 6th रीजन में है और उसके बिल्कुल बेस पर है। असल में उस खतरनाक जमीन पर जहां कुदरती तौर पर एक शदीद आइस स्टॉर्म आता था। एक एग जो चमक रहा था वो मुलार्क का इंतजार कर रहा था। उस वक्त वो उसे छूने में नर्वस था, क्योंकि ये पहली बार था कि उसने इस तरह का एग उठाया था। वो उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकता था, एक ऐसी एग्जिस्टेंस का निकलना जो ड्रीम्स खाकर पैदा होती है और दोबारा ड्रीमिंग करती है। वो छोटी सी जान जो अपने कमज़ोर शेल से बाहर झांक रही थी। जिस लम्हे उसने उस बच्चे का चेहरा देखा जो शेल के अंदर से जगा था, उसे एहसास हुआ कि उसकी गॉड मदर की बातें सच थीं। एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो, वो पूरी दुनिया की सबसे लवलीएस्ट क्रीचर है। जयवान के इतने करीब आने पर सायरन पीछे हट जाती है और पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जयवान कहता है कि ये उसके लिए काफ़ी सबूत होना चाहिए, जिससे सायरन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे दूसरों की मेमोरीज के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जैसे वो उसकी हों। वो कहता है कि इस बिना पर मैरीज लगता है कि एक एग से पैदा होते हैं, लेकिन इल्यूजन ट्री का विंटर बेस क्या है? सायरन बताती है कि ये ऑलमाइटी लैंड में इल्यूजन ट्री का नॉर्डर्न बेस है और तमाम मैरीज इल्यूजन ट्री के ड्रीम से पैदा होते हैं। इसके अलावा क्या उसने वाकई उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं छोड़ा, जैसे कि कुछ आखिरी अल्फाज या कोई आइटम? कुछ भी नहीं। जयवान समझाता है कि शायद हो सकता है, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेमोरीज उसने देखी वो किसी बुक या स्क्रॉल की शक्ल में नहीं थीं। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेमोरीज के एक क्लस्टर की तरह थीं, सिर्फ एक फ्रैगमेंटेड मेमोरी की झलक, जहां कोई नहीं बता सकता कि शुरुआत और ख़त्म कहाँ है। शायद मुलार्क नहीं चाहता था कि उसकी मेमोरीज किसी खास कहानी की शक्ल लें, तो बदकिस्मती से वो उसे मजीद कुछ नहीं बता सकता, बावजूद इसके कि वो चाहता है।
सायरन इस नतीजे से गुस्से में आ जाती है और उसे एक 2 टका का स्कैमर कहती है। मगर जैवान उससे पूछता है कि वो पहली बात तो ये कि मुलार्क को ढूंढ ही क्यों रही है, सिर्फ इसलिए कि वो उसका गॉडफादर है। सायरन जवाब देने से इनकार कर देती है तो वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर उसे मुलार्क की मेमोरीज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो अब से उसके साथ चले, क्योंकि मुलार्क एबिस में गायब हुआ था और वो वहीं जा रहा है, तो ये कोई बुरी डील नहीं है ना? खैर, उसे इस बारे में गौर से सोचना चाहिए क्योंकि उसे दूसरे कामों पर तवज्जो देनी है। सायरन उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि शायद यही वो चीज़ थी जिसकी वो इतने वक्त से कोशिश कर रहा था, मगर मेमोरीज वाली बात उसे एक बड़ा आइडिया देती है। वो उसे रोकने को कहती है क्योंकि उसने कहा था कि जो रिकॉर्ड्स उसके गॉडफादर ने छोड़े हैं वो मेमोरीज की शक्ल में थे, सही ना? जैवान हाँ करता है और वो मुस्कुराने लगती है, जैसे कि अगर ऐसी बात है उसके जहन में एक काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके साथ ही सायरन जैवान को घसीटकर अपने पर्सनल वर्कशॉप में वापस ले जाती है, जिस पर वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उसे यहाँ दोबारा कभी आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सायरन उसे चुप होने को कहती है लेकिन वो इनकार करता है और कहता है कि उसे अच्छी तरह याद है कि उसने कैसे उसे बताया था कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत कर रहे हैं। इस बात से तंग आकर सायरन अपने कीबोर्ड के बटन्स और भी तेजी से दबाती है और वो डिवाइस बाहर निकालती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। चट आहिस्ता से खुलती है और उसमें से एक बिल्ली जैसी चीज़ निकलती है जिसकी शक्ल बहुत भयानक है, जिससे जैवान भी काफ़ी डर जाता है। सायरन उसके पास खड़ी होती है और समझाती है कि ये चीज़ उन्हें उनके स्क्वीज़ में मदद करेगी। जैवान पूछता है कि स्क्वीज़ से उसका क्या मतलब है और वो बताती है कि ये चीज़ किसी की सोल के साथ लिंक हो जाती है और ज़बरदस्ती टारगेट की मेमोरीज निचोड़ लेती है। आमतौर पर ये स्क्वीज़ ऐसी चीज़ है जो मैरेज तब करते हैं जब वो स्पिरिचुअल सेंस खो देते हैं, क्योंकि ये एक अमल जो एक इंसान को उसके पूरे इमोशन को कंडेंस करने की इजाज़त देता है, वो उन मेमोरीज और इनलाइटनमेंट्स को दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे जो एक मारे के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ देगा। ये पहली बार है कि वो ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रही है, इसलिए वो श्योर नहीं है। लेकिन दूसरी मारीज ये बताती हैं कि स्क्वीज़ का एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेसी का बायस बनती है। जवन को इसका थोड़ा बहुत गेस्ट समझ आ जाता है, वो स्क्वीज़ का इस्तेमाल करके अपने गॉडफादर की मेमोरीज देखना चाहती है, सही ना? जवन मशीन में लेट जाता है और रिस्ट्रेंट्स बंद हो जाते हैं। सायरन मुस्कुराना शुरू कर देती है क्योंकि वो वाकई ये देखना चाहती है कि क्या जवन स्क्वीजिंग शुरू होने के बाद भी रिलैक्स्ड रहेगा। उसने उस एक्सटेसी के बारे में झूठ नहीं बोला था जो वो फील करेगा, लेकिन उसे बहुत शदीद पेन भी होगा, मगर वो सिर्फ उसकी तरफ से होगा क्योंकि उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं होगा। सायरन प्रोसीजर शुरू करती है, लेकिन उसे उससे ज़्यादा पेन महसूस होता है, जो ये दिखाता है कि यान के पास कितना ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड है। आखिरकार वो इससे निकलने में कामयाब हो जाती है और उसके मेमोरी स्पेस में पहुंच जाती है, जिस पर वो हैरान होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारी मेमोरीज तैर रही हैं। लेकिन क्या ये वाकई नेचुरल है? क्या एक इंसान की इतनी सारी मेमोरीज हो सकती हैं? जब उसने 8 गेट्स ऑफ हेल को तोड़ा था तभी वो जानती थी कि वो कोई आम आदमी नहीं था, लेकिन ये उसकी अकेले की बर्दाश्त से बाहर है। अचानक एक मेमोरी उससे टकराती है जो उस पर एक येलो रेजिड्यू छोड़ देती है। वो सोचती है कि अब से एहतियात बरतना बेहतर है, क्योंकि अगर वो मजीद गलती करती है तो वो उसके कॉन्शियसनेस में फंस जाएगी। उसे वैसे भी सिर्फ अपने गॉडफादर की मेमोरीज चाहिए हैं। इसके साथ ही वो एक्सप्लोर करना शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाती है मेमोरीज की तादाद बढ़ती जाती है। आखिरकार वो तकरीबन मेमोरीज से घिर जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार ना मानने का फैसला करती है। इसलिए वो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करती है और बहुत तेजी से मेमोरीज को चीरते हुए निकलती है। वो उनके दरमियान से ऐसे भागती रहती है जैसे कुछ हो ही नहीं, जब तक कि आखिरकार वो उस मेमोरी तक नहीं पहुंच जाती जो वो देखना चाहती थी। वहां वो अपने गॉडफादर और उन मेमोरीज को देखती है जो उन्होंने साथ गुजारी थी। उसे याद आता है कि वो उसके साथ कितने मेहरबान थे और वो कैसे हमेशा उसका हाथ पकड़ते थे। हालांकि ये सिर्फ एक मुख्तसर सी मेमोरी है, वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि उसने इस पूरे वक्त में उसे ढूंढा है। उन्हें गए हुए 900 साल हो चुके हैं, लेकिन वो उसे ढूंढने का वादा करती है। चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे दोबारा मिलेगी। मेमोरी में जज्ब होने के बाद सायरन आहिस्ता से जगती है, लेकिन जिस जगह वो जगती है वो उसके लिए अनजान है। वो निहायत एलियन है। ये देख कर कि वो एक अजनबी जगह पर है, वो अपना अपीयरेंस बदलने का फैसला करती है। मगर अब जब वो गलियों में चल रही है उसे याद आता है कि इस जगह को क्या कहते हैं। अर्थ 294th वर्ल्ड। अर्थ एक ऐसी जगह है जहां कई मारेज अक्सर इल्यूजन ट्री की रूट्स पर सवार होकर आती हैं। प्रीडेसेसर मारेज की अर्थ को बचाने की कोशिशों की वजह से ये काफ़ी वक्त से रूल से छुपा हुआ रहा है। ऐसा लगता है कि सायरन अनकैनी में गिर गई है, जो अर्थ को बेस बनाकर बनी थी। वो अनकैनी के बारे में जानती है क्योंकि मुलार्क ने उसे पहले समझाया था कि एक वजूद के अंदर एक सबकॉन्शियस होता है जिसे अनकैनी कहते हैं। ये टारगेट के होम टाउन से बनता है और दुनिया के तमाम इल्यूजन्स अनकैनी को बेस बनाकर बनाए जाते हैं। उसने उसे वॉर्न किया था कि अगर वो कभी अनकैनी में गिर गई तो निकलने का
सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उस जगह के वाहिद कॉन्शियस बीइंग को ढूंढना होगा, यानी गाइड। लेकिन वो गाइड कहाँ होगा? वो अभी तक इस जगह का लेआउट भी नहीं जानती। अचानक एक बच्चा बहुत तेजी से उसके पास से गुजरता है और कुछ कॉप्स अपने बैटन्स लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। सायरन को उस बच्चे में कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो नहीं जानती कि क्या। कॉप्स उस बच्चे को घेरने में कामयाब हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हार मान ले, क्योंकि उस जैसे बच्चे जिम्मेदार बॉरोन के लिए सिर्फ मुसीबत होते हैं। इससे पहले कि वो उसे मारे, सायरन उन पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो एक बच्चे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पुलिसमैन उसे पीछे हटने को कहता है क्योंकि इन इलाकों में खतरा है, क्योंकि इस बास्टर्ड ने एक ग्रोन अप बनने से इनकार कर दिया है। ऐसी चीज से इनकार करना एक संगीन जुर्म है जिसकी सजा लॉ में मौजूद है, इसीलिए उनका इस तरह उसके पीछे जाना बिल्कुल नेचुरल है। सायरन ऐसे अल्फाज सुनकर हैरान रह जाती है। एक बच्चे के तौर पर होना इल्लीगल कैसे है? क्या अर्थ पर कभी ऐसा कोई लॉ था? पुलिसमैन ने नोटिस किया कि इस सिटीजन में कुछ ऑफ है, क्योंकि उसके बात करने का तरीका काफी वियर्ड है और उसके कपड़े यहाँ के नहीं लगते। वो इसे कॉस्प्लेइंग समझकर जाने देते, लेकिन यकीन करने के लिए वो करीब आते हुए उससे उसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में पूछते हैं, जिससे उन्हें नजर आता है कि उसके सर पर हॉर्न्स भी हैं। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि मुलर ने भी उसे इस बारे में वॉर्न किया था। जब अनकैनी में हो तो इंसान को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वो स्टैंड आउट करे। वो जगह एक ऐसी दुनिया है जो अनकैनी को रिजेक्ट करती है, इसीलिए अगर वो ऐसी अपीयरेंस दिखाएगी जो इस दुनिया के लिए आम नहीं है, तो कोई नहीं जानता कि उसके साथ आगे क्या होगा, लेकिन सब जानते हैं कि वो अच्छा नहीं होगा। इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता ना देखकर सायरन उन पर मैजिक से हमला करने का फैसला करती है। वो एक बड़ा फायरबॉल कास्ट करना शुरू करती है जो पुलिसमैन को हैरान कर देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से जैसे ही वो उसे अनलीश करने की कोशिश करती है, मैजिक खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैजिक परमिसिबल नहीं है। अचानक एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो नॉर्मल सोल्जर्स ईविल चीजों में बदलने लगते हैं जब उनके चेहरे रीअरेंज होते हैं। अलार्म सबको वार्न करता है कि दुनिया में एलियन सब्सटेंसेस पाए गए हैं, इसीलिए उन्हें जल्द अज जल्द एलिमिनेट करने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। अब वो घूलिश पुलिसमैन सायरन पर हमला करते हैं, लेकिन इस वक्त वो अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और तकरीबन मार ही देते हैं। लेकिन वो बच्चा उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। वो उनमें से एक को पाइप से मारता है जो उसे फौरन मार देता है और किसी तरह दूसरे का सर भी पाइप से काट देता है। ये देखकर सायरन के शक की तस्दीक हो जाती है। इस जगह के अंदर सिर्फ वही कॉन्शियसनेस होनी चाहिए जो ईगो की मेंटल एज का रिफ्लेक्शन हो, इसीलिए वो बच्चा यकीनन अनकैनी का गाइड है। वो उसके पीछे चलना शुरू करती है और कहती है कि वो इस जगह काफी बेखौफ होकर घूमता है। गाइड समझाता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए यही करना पड़ता है। तो क्या वो यहाँ बाहर सर्वाइव कर सकती है? उसे पूरा भरोसा है कि वो कर सकती है, इसीलिए वो उससे पीछे आते रहने को कहता है, क्योंकि वो एक स्पॉट जानता है। जब वो ऐसा करती है तो उसे याद आने लगता है कि वो नाखों और चेहरे को कहाँ से जानती है जो एक बुल से मिलते हैं। ये यकीनन जयवान होगा जब वो छोटा था, लेकिन गाइड तो ईगो की मेंटल एज का रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब है कि जयवान का दिमाग एक बच्चे जैसा है। गाइड समझाता है कि वो यहाँ कैनाल्स ऑफ मेमोरीज की वजह से आ गई होगी। वहाँ मेमोरी फ्रैगमेंट्स होते हैं जो रास्ता भटक कर वक्त बवक्त इस जगह गिर जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि कोई उस जैसा जिंदा इंसान यहाँ आया है। सायरन उसे एक हैरान लुक के साथ देखती है, जिस पर वो पूछता है क्यों। वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों रह रहा है, क्योंकि उसे यकीन है कि पुलिस मुसलसल उसके पीछे पड़ी रहती है ना? लेकिन इस दुनिया के लोग पहली बात तो एक ऐसे बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं जो कंफर्म करने से इनकार करता है। गाइड बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर कोई एक अडल्ट है और उन्हें ऐसी कोई चीज पसंद नहीं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी ना उतरे। वैसे उसका भी एक सवाल था, उसके बाहर वो किस तरह का इंसान है। सायरन सोचती है कि उसका क्यूरियस होना नेचुरल है, लेकिन वो उस बंदे को डिस्क्राइब कैसे करेगी? अब जब वो इस बारे में सोचती है तो वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, तो इस बच्चे को खुश करने के लिए क्या जवाब सही रहेगा? वो बताती है कि वो काफी हद तक उस जैसा ही है, यानी वो पूरी तरह से एक बच्चा है। ये सुनकर गाइड खुश होता नजर आता है, लेकिन अब उसे बाहर भेजने का वक्त है। वो उसके बालों से कुछ निकालता है जो उसके साथ इस दुनिया में आया था। इसे मेमोरी फ्रैगमेंट कहते हैं, जिससे सायरन हैरान होती है कि ये उसके साथ क्यों चिपक गया, पर शायद ये तब हुआ जब मेमोरीज उस पर हमला कर रही थीं। सायरन पूछती है कि अगर वो उसे और उस फ्रैगमेंट को वापस भेजना चाहता है तो क्या वो ये करना भी जानता है? गाइड कहता है कि वो कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ यही काम करता है। वो उन मेमोरीज को उनकी ओरिजिनल स्पॉट्स पर वापस भेजता है जो रास्ता भटक चुकी होती हैं। वो इस बात से हैरान है, लेकिन ये उनके नाम के मुताबिक है, क्योंकि वो सच में गाइड्स हैं। गाइड बताता है कि अगर ये फ्रैगमेंट रेड है तो ये मेमोरी ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होगी। सायरन पूछती है कि क्या ये सच में इस तरह कैटेगराइज किए गए हैं, और गाइड समझाता है कि शार्ट्स वाइट, ग्रीन, ब्लू और रेड रंगों में होते हैं। तो अगर वो इस शार्ट को बहुत जल्द उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस नहीं भेजता तो बाहर वाला वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सायरन इस बारे में सोचने लगती है। एक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मेमोरी इस सूरत हाल में जहां 12 रीजन्स के मोनार्क्स उनके गेट्स पर दस्तक दे रहे हैं। वो पूछती है कि क्या वो अभी उन दोनों को वापस भेज सकता है, लेकिन गाइड कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो उसे और मेमोरी को सिर्फ तभी वापस भेज सकता है जब पैसेजवे पूरी तरह खुला हो। आमतौर पर ये कोई मसला नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से उसे नहीं पता कि ये कब खुलेगा।
वो कहता है कि अब देर हो चुकी है, इसलिए उन्हें अंडरपास में आराम करना चाहिए और कल जब दोबारा सूरज निकले तब आगे बढ़ना चाहिए। सायरन पूछती है कि क्या वो यहाँ अकेला रहता है, जिसकी वो तस्दीक करता है। तो फिर वो पूछती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि पैसेजवे खुल गया है अगर वो वहाँ मौजूद नहीं होगा। गाइड समझाता है कि एक बार जब ये खुल गया तो वाईफाई सिग्नल्स खराब होने लगेंगे और अनस्टेबल हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो वो इस डिवाइस का इस्तेमाल हाईएस्ट सिग्नल कैप्चर करने के लिए करेगा। सायरन पूछती है कि क्या इस सूरत हाल में वो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, जिसकी गाइड तस्दीक करता है, लेकिन उन्हें कल सुबह जल्दी उठना चाहिए और अभी के लिए कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सारी टेस्टी चीज़ें हैं जो उन्हें प्रोविजन करनी है या यूँ कहें कि चुरानी है। दिन गुजरते रहते हैं और सायरन उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो ठीक है, पर उसने नहीं पूछा। शायद ये छोटा लड़का किसी मरे की वजह से यहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि इस बात का काफ़ी इम्कान है कि उसकी दुनिया टॉवर ऑफ नाइटमेयर्स की वजह से ऐसी बन गई। वो तजुर्बात जो उसने सहे, वो जख्म जो उसे मिले और जवान की नेचर जिसने किसी और इंसान से ज़्यादा तकलीफ सहने के बावजूद घुटने टेकने से इनकार कर दिया, इन सब चीज़ों ने मिलकर ये दुनिया बनाई। सायरन को इस जगह पर 1 हफ्ता गुजर गया है, लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। यहाँ तक कि दूसरे शार्ट्स ऑफ मेमोरी भी यहाँ नहीं गिरे, वरना वो खुद उन्हें रिट्रीव करने गया होता। सायरन पूछती है कि क्या उसे पिछली बार की तरह कॉप्स के पीछे लगने का डर नहीं है, पर गाइड समझाता है कि ऐसा अक्सर नहीं होता, वो बस बदकिस्मत था। सायरन फिर पूछती है कि क्या वो सिर्फ मेमोरीज को वापस भेजता है, मगर गाइड बताता है कि वो मेमोरीज को देखता भी है, क्योंकि वो सबको वापस नहीं भेजता, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। सायरन सोचती है कि क्या किसी मेमोरी को इस तरह अपने पास रखना ठीक है, पर गाइड बताता है कि ये एक वाइट मेमोरी है, तो ये हर्टफुल नहीं होनी चाहिए, है ना। वो उसे गौर से देखने को कहता है, क्योंकि जब वो इसे इस तरह छुएगा तो मेमोरी रिप्ले होगी। अचानक पत्थर से एक फिल्म रोल निकलने लगता है और वो उन्हें मेमोरी के अंदर ले जाना शुरू कर देता है। ये खास मेमोरी जुवान के बचपन के दिनों की है, जब उसकी माँ ने उसे एक बुक पढ़कर सुनाई थी। सायरन इस बुक के बारे में जानती है, इसे द लिटिल प्रिंस कहते हैं, एक ऐसी बुक जो मेयर्स के दरमियान एक फेमस मस्ट रीड है। जुआन की माँ ने उसे अपनी आर्म्स में लेकर बड़े प्यार से स्टोरी पढ़कर सुनाई। ये बुक एक लिटिल प्रिंस की कहानी है जो पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखता है। वो उन अडल्ट्स को जो पूरा दिन नंबर्स गिनते रहते हैं और कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ये बता रहा है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इंसान की आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये उस प्रिंस की वाकई एक खूबसूरत कहानी है जो इमेजिनेशन की ताकत पर भरोसा करता है और अपनी इनोसेंस को पूरी तरह संजो कर रखता है। लेकिन आखिर में लिटिल प्रिंस मर जाता है। शायद ये एक ऐसा एंडिंग है जिसका होना ज़रूरी है, क्योंकि उसे मरना होगा ताकि कहानी इतनी खूबसूरत बन सके, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ें इनोसेंट रह सकती हैं जो जल्दी मर जाती हैं। जवान उस वक्त उदास था कि उस दुनिया का क्या होगा जहां से लिटिल प्रिंस चला गया। उसकी माँ उसे उदास नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उससे झूठ बोला कि दुनिया में अभी भी लिटिल प्रिंस मौजूद है, क्योंकि वो असल में नहीं मरा था, वो ज़मीन पर जीता रहा। सायरन जानती है कि ये बच्चे की खातिर बोला गया एक वाज़ेह झूठ है, लेकिन वो लिटिल प्रिंस जिसने दुनिया से हार नहीं मानी, काफ़ी अजीब कहानी है। वो कहानी जो किसी भी तरह से प्लॉजिबल या पूरी तरह रियलिस्टिक नहीं है, जवान के लिए ताकत का जरिया बन गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिस्टम के जुल्म का सामना करने के बाद उसकी दुनिया जिंदा हो गई। अगरचे इसकी कोई खास प्लॉजिबिलिटी, इलाबोरेट वर्ल्ड व्यू या क्रिएटिव बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी के आगे ना समझौता करती है और ना ही झुकती है। ये लम्हा खत्मे के बाद की दुनिया में पैदा हुआ था। सायरन इससे मेस्मराइज्ड है, लेकिन सोचती है कि इतनी अहम चीज सिर्फ एक वाइट मेमोरी क्यों है। अगर ऐसा है तो जवान ने जिंदा रहने के लिए किस तरह की मेमोरी को भूलने का फैसला किया। अचानक गाइड की डिवाइस बीप करने लगती है, तो वो फौरन मुड़ता है और अनाउंस करता है कि ये शुरू हो चुका है, इसीलिए उन्हें जल्दी तैयारी करनी होगी। कहीं से अचानक सायरन के सामने एक बड़ा नीला पोर्टल खुलता है और वो फैलता ही जाता है। जबकि सायरन दंग रह जाती है, गाइड समझाता है कि ये वो पैसेज वे है जो उसे बाहर ले जाएगा। जब सायरन और गाइड दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया के बेशुमार रेजिडेंट्स उन्हें कत्ल करने की कोशिश करते हैं, जिससे सायरन सोचती है कि ये सब अचानक और अपनी विस्कस शक्लों में क्यों सामने आ रहे हैं। गाइड मुड़ता है और उनमें से एक पर वार करता है और साथ ही समझाता है कि वो पैसेज वे जिसमें उसे दाखिल होना है वो एक फॉरेन एग्जिस्टेंस है जो यहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं रह सकती। वो सब इंस्टिंक्टिवली इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में इस जगह आ रहे हैं। वो एक बार फिर एलिवेटर की कोशिश करता है और बताता है कि एक बार जब इस दुनिया में पैसेज वे जाहिर हो जाए तो इसके दोबारा गायब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्हें ऐसा होने से पहले रूफटॉप पर पहुंचना होगा। एलिवेटर आखिरकार खुल जाता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहाँ 2 रेजिडेंट्स होते हैं और एक अचानक उसे गर्दन से पकड़ लेता है। सायरन उसकी मदद के लिए भागती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो रेजिडेंट्स की पकड़ से निकलता है, वो अपने पास मौजूद पाइप से दोनों का खात्मा कर देता है। सायरन फटी हुई आंखों से उसे देखती है, जबकि वो उसे जल्दी चलने का इशारा करता है क्योंकि उनके पीछे बेशुमार बीस्ट्स हैं। वो हैरान है क्योंकि वो इस खौफनाक सूरत हाल में डरा हुआ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो जवान की ईगो है, तो कुदरती तौर पर वो किसी चीज़ से नहीं डरता। वो शायद ये भी कहेगा कि जिन मॉन्स्ट्रस दुश्मनों का वो सामना कर रहे हैं वो सिर्फ निपटने के लिए नंबर्स हैं, वो मौजूद नहीं है,
वो सिर्फ वो रूल्स हैं जो इस दुनिया के बड़ों ने अपने लिए तय किए और सब पर मुसल्लत कर दिए। वो बिल्डिंग में दाखिल होने और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि रेजिडेंट्स की एक फौज उनका पीछा कर रही होती है। आखिरकार वो रूफ डोर तक पहुंच जाते हैं, जिसे सायरन गाइड के लिए खोलती है। वो तकरीबन एक रेजिडेंट के हत्थे चढ़ ही गया था, लेकिन तेजी से मुड़ते हुए वो दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए सायरन दरवाजा बंद कर देती है। जब वो मिलकर उसे बंद रखते हैं, वो सायरन से कहता है कि वो उन्हें रोकने के लिए यहीं रुकेगा, इसीलिए उसे अब पैसेजवे में कूद जाना चाहिए। वो पूछती है कि वो क्या करेगा, जिस पर वो चिल्लाता है कि वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो अपना ख्याल रख सकता है। इसीलिए उसे इस कमबख्त पैसेजवे के बंद होने से पहले चले जाना चाहिए। वो बताती है कि वो चाहती है कि वो भी साथ चले, वो इस जगह से साथ निकल सकते हैं। अगर वो ये जगह छोड़ देगी तो वो एक बार फिर बहुत अकेला हो जाएगा। गाइड वो कुछ देर के लिए उसकी प्रोपोजिशन पर गौर करता है, मगर जबकि उसके पांव कांप रहे हैं, वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह उसका वर्ल्ड है। भले ही वो इससे नफरत करता हो, उसे हर हाल में इसी जगह रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे पीछे धकेल देता है, क्योंकि रेजिडेंट्स थोड़ा थोड़ा करके दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं। ना चाहते हुए भी वो भाग जाती है, मगर गाइड उसे पैसेजवे के एंट्रेंस पर रोक लेता है, क्योंकि उसका उससे एक आखिरी सवाल है, क्या बाहर की वर्ल्ड के हिम के दोस्त हैं? जब वो ये सुनती है, सायरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि हाँ हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं। गाइड इस बात को नोट करता है। रेजिडेंट्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और गाइड उसे अंदर जाने और कभी पीछे मुड़कर ना देखने को कहता है। सायरन उसे एक आखिरी बार देखती है और सोचती है कि जब वो वापस जाएगी तो वो उसे इस बच्चे के बारे में बताएगी। जब वो उस अनबेरेबल लोनलीनेस को महसूस करेगा और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, तो वो उसे याद दिलाएगी कि लिटिल प्रिंस का जो वर्जन वो जानता है वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि वो लिटिल प्रिंस जो उसने अपनी 2 आंखों से देखा था, उसने अपने वर्ल्ड से हार नहीं मानी थी, चाहे वो कितना ही डार्क क्यों ना हो। सायरन एक बार फिर कैनाल ऑफ मेमोरीज में जाहिर होती है। वो सोचती है कि मुलाक की मेमोरीज की तलाश छोड़ देना ही बेहतर होगा। वो नहीं जानती कि रियलिटी और अनकैनी के दरमियान फ्लो ऑफ टाइम क्या है, मगर वो यहाँ दोबारा नहीं खो सकती। फिर भी वो यहाँ से खाली हाथ नहीं निकली, क्योंकि जब वो रियलिटी में वापस जाएगी तो उसके पास जो कुछ है उससे वो एक काफ़ी अच्छा टावर बना पाएगी। इसके साथ ही उसने एक्सपीडिशन पर जुआन के साथ जाने का फैसला भी कर लिया है, क्योंकि इस तरह वो उससे अपने गॉडफादर के बारे में आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनी तौर पर सुन सकेगी। सायरन को याद आता है कि उसके पास पूरे वक्त रेड मेमोरी थी, जिसे वो खोलती है, क्योंकि ऐसा करना शायद अब सेफ है। जब वो उसे खोलती है तो वो अपने गॉडफादर को देखती है और उनके सामने एक ऐसी चीज़ होती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। मुलाक के सामने जो चीज़ है वो सोल किंग कैटास्ट्रफी है। वो स्ट्रेंज फैक्ट्री में सील है जिसे उन मास्टर्स ने बनाया था जो केओस में पैदा हुए थे। सायरन सोचती है कि अगर कोई अबिस जाना चाहता है तो उसे पहले कैटास्ट्रफी से मिलना होगा, मगर उससे लड़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये कि केओस में रहते हुए उससे लड़ना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मोनार्क भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे अचानक एक डार्क थॉट आता है और वो जागने के लिए भागती है, क्योंकि उसे रोकना होगा। उसे ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए। एक ठंडी और मुर्दा जगह पर पार्टी खड़ी है और चुंगहो कहता है कि 900 साल बाद वो आखिरकार यहाँ वापस आ गया है। किमान को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा और जावन नोट करता है कि वो उस आखिरी गेट तक पहुंच गए हैं जो अब इसकी तरफ जाता है, जिसे उसने मल्स रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्सपीडिशन में देखा था, यानी स्ट्रेंज फैक्ट्री। यूरन जुआन से पूछता है कि क्या वो फौरन अंदर जा रहा है, जबकि वो उसे फोर्ट्रेस मास्टर कहकर पुकारता है। जुआन ने उसे बेशुमार बार बताया है कि वो अब मजीद फोर्ट्रेस मास्टर नहीं है और वो ये सिर्फ इसीलिए कह रहा है कि कहीं उन्हें पता ना हो, मगर उन्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो यहाँ सबका ख्याल रखेगा। योरान अच्छी तरह जानता है कि उसने वो टाइटल छोड़ दिया है, मगर उसके लिए वो अब भी फोर्ट्रेस मास्टर ही है। इस पर जुआन थोड़ा मुस्कुराता है। अगरचा उसने उन्हें कई बार बताया कि अगर वो इस जर्नी पर साथ आते हैं तो हर कोई अब इसमें नहीं जा सकता, फिर भी तकरीबन 3000 लोगों ने उसका पीछा किया। वो सब ज़्यादातर पीछे ही रहेंगे, मगर क्योंकि अब इस एक्सपीडिशन एक ऐसा ख्वाब है जो केओस के हर शख्स का है, ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। अगर वो उन्हें आने से रोकने की कोशिश भी करता तो भी उसे सायरन को अपने साथ लाना पड़ा, जो उसके लिए दर्देसर बन रहा है, क्योंकि भले ही वो काफ़ी डम है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे स्क्वीज़ में घुस गई और अभी तक होश में नहीं आई है, वो बहुत यूज़फुल है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। अचानक हैंगर डोर पुरस्कार तौर पर खुलता है और हैंगर से बहुत सारे हॉन्ड बीस्ट्स निकलते हैं जो पार्टी पर बिना रुके हमला करने के लिए तैयार हैं। हिवान जानता था कि वो उन्हें यूं ही अंदर नहीं जाने देंगे बिना किसी। हंगामा होता है और बीस्ट्स एक साथ हमला कर देते हैं। केमैन अपना दाया हाथ अपनी स्वॉर्ड पर रखता है और सबको कॉम्बैट के लिए तैयार रहने को कहता है। 9th रीजन में एंशिएंट पैलेस ऑफ पिच डार्कनेस में रेका अपने ग्रेटनेस के सामने झुकते हुए कांप रहा है। वो सोचता है कि भले ही उसकी सोल को नुकसान पहुंचा था जब उस कमीने ने उसका हाथ काटा, लेकिन वो बिना किसी इंजरी के ऑल माइटी लैंड में मौजूद अपने जिस्म में वापस लौट आया।
मगर अब वो अपने सामने मौजूद आदमी से डरा हुआ है, क्योंकि कौन जानता है कि ये शख्स जिंदा वापस लौटने पर उसके साथ क्या करेगा। आइस मोनार्क वार्गस और व्हाइट हेड मोनार्क मसाहा की हिफाजत में होते हुए वो आदमी कहता है कि उसे हमेशा से मालूम था कि गैरहम एक दिन चला जाएगा, क्योंकि ताकतवर लोगों को चैलेंज करना उसकी फितरत थी। मगर उसके आखिरी लम्हात कैसे थे? क्या वो खुश था? रेखा कहता है कि वो खुश था और वो आदमी ये सुनकर खुश होता है। मगर 5 ड्रैगन ब्रदर्स जो सब मेजर जनरल के लेवल पर थे वो मर चुके हैं। मजीद ये कि 17th मेजर जनरल कायल, 12th मेजर जनरल मैगीटो और पहला मेजर जनरल, उसका अपना खून हिडन सेंट मोनार्क सैमयोंग गैरहम मर चुका है। रेखा अपने दिल की धड़कन को तेज से तेज होते हुए महसूस करता है जब वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करता है। वो जानना चाहता है कि उसने, जो सिर्फ एक ब्रिगेडियर जनरल है, ऐसे वाकये में जिंदा बचने की हिम्मत कैसे की। रेखा फौरन बहाना बनाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी उसे बात करते वक्त अपना सर उठाने को कहता है। रेखा अब उसके प्रेशर का पूरा जोर महसूस करता है और ये सच है कि जिस आदमी ने उन्हें हराया वो ताकतवर था, मगर उसके सामने मौजूद आदमी के मुकाबले में वो कई गुना कमजोर है। वो सिर्फ इस प्रेशर से ही ये महसूस कर सकता है। ये आदमी असली रूलर और मोनार्क है, ब्लैक शैडो स्ट्रैटेजिस्ट सैमयोंग हून। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने रूट का सफर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो इस बेजार कर देने वाली जमीन से बाहर निकलना चाहता था। वो उम्मीदों के साथ गया क्योंकि वो दुनिया मेयर्स ने छुपा रखी थी और यकीनन वो अपने नाम पर पूरी उतरी। वो वहां से कुछ बहुत कीमती चीज लाया है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो उन्हें साथ चलकर उसे देखना चाहिए। रेखा फौरन कहता है कि ये उसके लिए ऑनर की बात होगी। साथ ही वो सोचता है कि क्या ये शख्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए उसे ब्लेम नहीं करेगा। हालांकि जो कुछ हुआ उसके लिए उसे पहले ही ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। किसे पता था कि एक लनाती प्रोडक्ट इतना ताकतवर होगा। वो उस आइटम के पास पहुंचते हैं जो वो लाया है और हून पूछता है कि क्या ये वाकई बेहतरीन नहीं है। रेखा अपनी खुशामदी फितरत के मुताबिक कहता है कि उनका टेस्ट वाकई लाजवाब है। उसने ऐसी पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी। क्या कमाल की स्किल्स हैं। ये सब सोचते हुए कि उन्हें आर्ट की कोई खास समझ नहीं लगती, हून समझाता है कि इस आर्टवर्क के बेहतरीन होने की वजह ये नहीं कि ये एक पेंटिंग है, बल्कि बात पेंटिंग के कंटेंट्स की है। क्या वो जानता है कि ये क्या है? रेखा पूछता है कि क्या ये एक टी कप है जो चाय पीने के लिए इस्तेमाल होता है। हून कहता है कि ये एक ऐसी चीज है जो टी कप जैसी है, मगर पूरी तरह नहीं। क्या वो पढ़ सकता है कि इस आर्टवर्क के नीचे क्या लिखा है? रेखा नहीं पढ़ सकता, तो हून उसे बताता है ये टी कप नहीं है। आर्टिस्ट ने जाहिर तौर पर एक टी कप बनाया है, फिर भी उसने निडर होकर ये लिखा कि ये वो नहीं है। क्या ये वाकई इनक्रेडिबल नहीं है? किसी की ऐसी रिबेलियस सोच रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वो इस डेयरिंग ड्राइंग को एक टी कप की तरह देखता है? रेखा को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, इसलिए वो कहता है कि हाँ, जिस पर हून अचानक उसका चेहरा पकड़ता है और कहता है कि ये टी कप नहीं है, ये एक ड्राइंग है जो टी कप जैसी दिखती है। मगर क्या उसे ये अजीब नहीं लगता? वो इसे एक ड्राइंग होने के बावजूद टी कप कहते हैं, जिससे वो चाय नहीं पी सकते। जब वो इसे देखते हैं तो सबको एक टी कप नजर आता है, मगर क्या ये अजीब नहीं है? रेखा पूरे दिल से इत्तेफाक करता है कि ये अजीब है, ये बहुत अजीब है। हून उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर वो इस बारे में सोचें तो सिर्फ ये टी कप ही नहीं है जिसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए, वहाँ है। दुनिया में बेशुमार टी कप्स हैं और उन सब के शेप्स और साइजेस अलग हैं, फिर भी वो उन सबको टी कप्स ही कहते हैं। इस बारे में मुसलसल सोचने के बाद वो एक सवाल पर पहुंचा है, एक असली टी कप क्या है? क्या ऐसी कोई चीज किसी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है? रेखा को लगता है कि यह एक टी कप है और साथ ही साथ ये टी कप नहीं भी है। वो अब समझता है कि ये आर्टवर्क एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, एक एग्जिस्टेंस की एसेंस का क्या मतलब है? लेकिन इस लनती कहानी का किसी भी चीज से क्या लेना देना? हॉर्न कहता है कि ये वाकई आर्ट का एक बेहतरीन पीस है, ऐसी सोच के साथ जो किसी सिस्टम में रहने वाले अडाप्टर के लिए सोचना नामुमकिन होता। वो रेखा से पूछता है कि क्या उसे अब इस आर्टवर्क की असली वैल्यू मालूम है, जबकि उसने ये समझा दिया है, जिसकी रेखा तस्दीक करता है। वो इस आर्टवर्क के पीस से बहुत मुतासिर हुआ है क्योंकि उसने ये एक्सप्लेनेशन सुन ली है। हॉर्न को लगता है कि अब उसकी बारी है उसे जवाब देने की। जब उसने इस ड्राइंग को देखा तो वो भी एक मोनार्क और इस टाइटल के मतलब के बारे में सोचने लगा। रेखा कहता है कि एक मोनार्क इस पूरी सरजमीन पर सबसे नोबल, डिग्निफाइड और अहम एग्जिस्टेंस होता है। हॉर्न कहता है कि ये कुछ अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन ये सब किस तरफ ले जाते हैं? क्या ये एडजेक्टिव्स उस साइज मोनार्क की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बस वहाँ खड़ा है, या फिर ये उस वाइट हेड मोनार्क की तरफ इशारा हो सकता है जो वो भी बस वहाँ खड़ा है? अगर उनमें से कोई नहीं तो क्या वो उसकी बात कर रहा है? रेखा तस्दीक करता है कि वो है, लेकिन हॉर्न कहता है कि जो उसने अभी डिस्क्राइब किया वो एक मोनार्क नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? वो एक भी एस्केप्ड प्रोडक्ट को खत्म नहीं कर सका और अपने कीमती कॉमरेड्स को खोने के बाद अकेले वापस आने की हिम्मत की। क्या उस जैसे गंदे और लोली शख्स को मोनार्क कहा जा सकता है? आखिरकार एक नाइफ खून से भर जाती है और सीढ़ियों के नीचे खून का तालाब जमा हो जाता है। आइस मोनार्क हॉर्न को खुद को साफ करने के लिए एक टॉवल देता है, जो पूछता है कि क्या उसे ये ड्राइंग पसंद है, क्योंकि अब वो उसे काफी पसंद करने लगा है। वो इसे दिस इज नॉट अ मोनार्क कहना चाहेगा।
वो मुस्कुराता है और पूछता है कि उनके टारगेट्स कहाँ हैं। आइस मोनार्क बताता है कि अब तक वो अजीब फैक्ट्री में पहुंच चुके होंगे। हॉर्न कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो अबिस में दाखिल होने वाले हैं, इसलिए उन्हें भी बैटल के लिए निकलना चाहिए। वो आइस मोनार्क को 5th और 6th लेफ्टिनेंट जनरल्स को बुलाने का हुक्म देता है, क्योंकि उन्हें उस कमीने को जिसने उन्हें ऐसी उम्मीद दी सिखाना है कि बहुत एरोगेंट होने का क्या मतलब होता है। हॉर्न अपनी ज़मीनी चीज़ों की कलेक्शंस के बीच चलता है, क्योंकि वो उस प्लैनेट और उसके अजीब गैजेट्स को काफ़ी पसंद करने लगा है। लेकिन उन सब में से उसका सबसे कीमती सुवेनियर वो बजा है जिसके लिए वो इस बार अर्थ गया था। वो जुआन के लिए गया था, मरने का करेज। उसने ये कहावत बनाई थी और ये वाकई एक अच्छी कहावत है, लेकिन वो टेस्ट करेंगे कि क्या उसके पास रुकने का करेज है। अचानक आइस मोनार्क उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और हॉर्न उस पर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसे खास तौर पर कहा था कि जब वो अकेला हो तो उसे परेशान ना करे। आइस मोनार्क माफ़ी मांगता है, लेकिन वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो इस सिचुएशन के बारे में एक सवाल पूछना चाहता है। जैसा कि शायद वो पहले से ही जानता है, नैरो गेट बंद हो चुकी है, तो उसके बगैर वो कियोस में कैसे दाखिल होंगे। हॉर्न कहता है कि उस अपोनेंट ने पहले ही कह दिया है, अगर उनमें मरने का करेज है तो उन्हें खुद को मार लेना चाहिए, तो इस बार वो उसकी गेम खेलेंगे। लेकिन वो चाहता है कि वो वहाँ जाने वाला पहला शख्स हो, क्योंकि उसने अभी इतनी मेहरबानी से ऑफर किया है। सही। फैक्ट्री में हर कोई उन हॉर्न कीज से लड़ना जारी रखता है जो हैंगर से निकलते जा रहे हैं। कुछ लोग अपना दिफा करने में नाकाम हो रहे हैं, लेकिन कुछ इतने मजबूत हैं कि उनके रास्ते में आने वाले किसी भी बीस्ट को मार गिराएं। ये देखते हुए कि बीस्ट नहीं रुकेंगे, जुआन हैंगर की सिमत में एक थ्रस्ट मारता है जो आसपास के हर किसी को हैरान कर देता है। और किमन कहता है कि वो चाहे जितनी बार भी वो अटैक देख ले, वो फिर भी हैरान रह जाता है। जॉन हो उसके एक्सप्रेशन नोटिस करता है और पूछता है कि उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। क्या वो परेशान है कि वो जायवान के साथ अबिस नहीं जा पाएगा? उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसे यकीन है कि चान उसे अपने साथ जरूर ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जायवान आने वाले हॉर्न बीस्ट्स को मारता रहता है और अपनी सॉर्ड को उनके सींग खिलाता है, लेकिन चाहे वो उसे कितने ही क्यों ना खिला दे, वो रिपेयर होती हुई नजर नहीं आती। ये शायद पिछली फाइट में होने वाले डैमेज की वजह से है। अगर ये एक स्पिरिट वेपन ना होता जिसमें रीजनरेट करने की एबिलिटी है, तो बेहतर होता कि वो कहीं और से नई सॉर्ड उठा लेता। माइकल के मुताबिक सारे स्पिरिट वेपन्स 3 बड़ी एवोल्यूशन से गुजरते हैं। हर बार जब ये इवॉल्व होता है तो ये पहले से ज़्यादा ताकत हासिल करता है या इसकी एबिलिटीज़ में बहुत बड़ा इजाफा होता है, लेकिन उसका वेपन इतना बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अचानक हैंगर से एक शदीद प्रेशर सबको महसूस होता है और यूरिन को लगता है कि ये प्रेशर डेडली है, क्योंकि वो काफ़ी दूर खड़ा है, फिर भी वो इसे यहाँ से महसूस कर सकता है। हैंगर से एक बड़ा ऑक्टाहॉर्न बीस्ट निकलता है जो सबको हैरान कर देता है, क्योंकि पेंटाहॉर्न से ऊपर कुछ भी मुश्किल से ही देखा जाता है। इसलिए हर कोई ये देखकर डर गया है, क्योंकि उन्होंने कहानियां सुन रखी हैं कि उस चीज़ को हल्का सा नुकसान पहुंचाने के लिए भी कम से कम 3 7 स्टेज अडेप्टर्स की ज़रूरत होगी। अचानक वो बीस्ट अपना रास्ता बदल लेता है और सीधा जायवान की तरफ बढ़ता है, जिससे बाकी फाइटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वजह नहीं पता होती। लेकिन वजह यह है कि ऑक्टाहॉर्न बीस्ट देख लेता है कि उसकी सॉर्ड बेशुमार हॉर्न्स खा रही है, इसलिए वो उस आदमी पर गुस्सा है जिसने उसके ज़्यादातर साथियों को हराया है। पूरी ताकत के साथ वो एक बड़ा ब्रेथ अटैक करता है जो फौरन जायवान के सामने आ जाता है, जिससे किमान हैरान और उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है। चुंघो अपने चेहरे पर मायूसी के साथ पूछता है कि क्या वो सीरियस है, क्या वो वाकई उस लड़के के लिए परेशान है, जबकि वो देख चुका है कि उसने पहले क्या कुछ किया है। अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ जायवान ऑक्टाहॉर्न के हमले का जवाब देने के लिए एक डेडली अटैक करता है जो दूसरे हॉर्न बीस्ट को पीछे ढकेल देता है और एक बड़ी विंड गस्ट पैदा करता है। किमान ये देखकर सोचता है कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या ये उस अवेकेंट की पावर है जिसने जेनेसिस खोल दिया है? ऑक्टाहॉर्न बीस्ट जायवान के सामने हारा हुआ पड़ा होता है और हमले की वजह से उसकी अंदरूनी चीजें फट चुकी होती हैं। जायवान उस बीस्ट का उसके हॉर्न्स के लिए शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो उसकी रिपेयर्स में मदद करेंगे। लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर से एक आवाज़ जोर से गूंजती है और उसे गार्नैक को नीचे रखने को कहती है। ये सुनकर वो सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन चुंघो को पता है कि ये कौन है। केओस के हॉर्न बीस्ट्स की चोटी, इस जगह के तमाम हॉर्न बीस्ट्स का रूलर, डेको हॉर्न, जो बोलने की पूरी काबिलियत रखता है, और मजीद ये कि वो ऐसे 3 हैं, वो फैक्ट्री के लीडर्स हैं। जायवान की सॉर्ड उन्हें देखकर एक्साइटमेंट से कांपने लगती है और जॉन मुस्कुराता है, क्योंकि उनके हॉर्न्स उस काम के लिए काफ़ी होंगे जो वो करना चाहता है। एडसैक कहता है कि उसने सुना था कि लोग हाल ही में अबिस में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उन लोगों में शामिल होगा। जॉनी सिर्फ कुछ अल्फाज बोलता है और आई नोट करता है कि वो अभी भी इंसान है, इसलिए उससे निपटना काफ़ी आसान होगा, चाहे वो ताकतवर ही क्यों ना हो। जॉन उन्हें गौर से देखता है और सोचता है कि हालांकि वो गारम से कमज़ोर हैं, लेकिन वो स्टॉर्म और साइलेंट मोनार्क्स के लेवल से ऊपर हैं। अगर वो सब मिलकर हमला करे तो शायद उसके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाए, लेकिन नहीं, वो ही जीतेगा। चुंघो उसे थोड़ा रुकने को कहता है, क्योंकि इन चीज़ों से लड़ने की कोई असली वजह नहीं है। हालांकि वो भी उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन फैक्ट्री लीडर्स को उनका दुश्मन नहीं समझा जाना चाहिए। एस चुंघो को पहचान लेती है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ रह चुका है, लेकिन उसे यकीन नहीं आता कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद भी वो वापस वहाँ जाने के लिए तैयार है।
ईडा उसे उनसे ज्यादा बदतमीजी ना करने को कहती है क्योंकि ये लोग ग्रेट फैक्ट्री लीडर के मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। वो जैवन को आगे बुलाता है क्योंकि ग्रेट फैक्ट्री लीडर सब्र से उसका इंतजार कर रहा है। जब वो अंदर जाते हैं, कार्ल्टन देखता है कि इस जगह की हर चीज़ मुतासिर कुन है, ये सोचकर कि हॉर्न बीस्ट्स को इतने सर्जिकल वे में बनाया गया होगा। चुंगो सोचता है कि ये सुकून की बात है कि वो भी अंदर जा सके जैसा जैवन चाहता था, वरना वो उन्हें स्टैप कर देता। जॉनी जैवन के सामने आता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और साथ ही उसका नाम पूछता है, काफ़ी क्रूड तरीके से, क्योंकि वो नॉर्मल स्पीच के काबिल नहीं है। वो बताता है कि गार्नाक एक कीमती प्रोडक्ट है जो हर 10 साल में सिर्फ एक बार बनाया जा सकता है। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल है। जैवन कहता है कि इसीलिए वाइल्ड में इतने कम ऑक्टर्न्स हैं, मगर जॉनी उसे बताता है कि ये इसीलिए भी है क्योंकि डेड डीमन वॉरियर्स ने उन पर हमला किया था और नतीजे में उन्हें बड़े लॉसेस उठाने पड़े। फिर भी भले ही डेड डीमन वॉरियर्स बहुत ज़्यादा थे, वो आखिर में जीत गए। कार्ल्टन बताता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एबिस के इतने सफ़र में मशहूर अपॉसल्स ऑफ गॉड को देख पाएंगे। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जॉनी पूछता है कि क्या वो उन्हें जानता है, और कार्ल्टन उन्हें एक सिंबल दिखाता है और कहता है कि वो ज़रूर ग्रेट गॉड ऑफ मशीन की पैरवी करते होंगे। क्या वो डाइस के अपॉसल्स नहीं है? वो ये जानकर हैरान है कि केओस से कोई ऐसी बात जानता होगा। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ के कान बहुत बड़े हैं। आखिरकार वो ग्रेट फैक्ट्री लीडर के कमरे में पहुंच जाते हैं और सीधा अंदर चले जाते हैं। जैवन और बाकी सब कमरे के अंदर का मंजर देखकर काफ़ी हैरान है क्योंकि ये बहुत सारी स्क्रीन से भरा हुआ है और दरमियान में एक बड़ा बीमिंग ऑर्ब खड़ा है। ग्रेट फैक्ट्री लीडर आहिस्ता से मुड़ता है और जैवन को उस अवेकेंट के तौर पर पहचान लेता है जिसने जेनेसिस खोलने में कामयाबी हासिल की थी। ये अपनी पूरी ग्लोरी में ग्रेट फैक्ट्री लीडर एनियाक है। जैवन सोचता है कि उसका नाम काफ़ी फमीलियर लगता है, लेकिन अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उन सब के नाम एक जैसे लगते हैं। वो सब प्रोडक्ट नेम्स भी लगते हैं। वो एनियाक से पूछता है कि क्या वो अर्थ नाम के किसी प्लैनेट को जानता है, और एनियाक बताता है कि ये उसके घर का नाम है। इस इलाके के लोग इसे वर्ल्ड 294 कहना पसंद करते हैं, मगर वो अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? जैवन कहता है कि इसीलिए क्योंकि उन सबके नाम मशीन नेम से मिलते जुलते हैं। एनियाक कहता है कि उन्हें बताया गया है कि वो वर्ल्ड ऑफ चेंज के एक खुदा की तख्लीक है। ये मुमकिन है कि वो वर्ल्ड ऑफ चेंज जिसकी वो बात कर रहे हैं उसका असली हर हो। जैवन पूछता है कि उसके खुदा से क्या मुराद है, जिससे एनियाक को पता चलता है कि वो एबिस से वाकिफ़ नहीं है। तो वो उसे सादगी से बताता है, अगर ऑलमाइटी लैंड के कंट्रोलर्स मोनार्क्स हैं तो जो एबिस को कंट्रोल करते हैं वो खुदा हैं। यूँ समझ लो, एबिस वो सरजमीन है जिस पर कब्जे के लिए वो खुदा लड़ते हैं। फिलहाल उसे सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है। कार्ल्टन को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और चुंगो पूछता है कि क्या एबिस के वो खुदा वही रोल प्ले करते हैं जो मोनार्क्स ऑलमाइटी लैंड में करते हैं। एनियाक बताता है कि उनके रोल्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन वो उन मोनार्क्स से बहुत अलग हैं जिन्हें वो जानते हैं। ज़्यादातर मोनार्क सिस्टम के अडेप्टर्स हैं, लेकिन गॉड्स और अडेप्टर्स काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। जैवन कहता है कि उसकी दुनिया में खुदाओं को ऑलमाइटी बींग्स माना जाता है। क्या एबिस के खुदाओं के बारे में भी यही कहा जा सकता है? एनियाक कहता है कि वहाँ के खुदा ना तो ऑल नोइंग हैं और ना ही ऑलमाइटी। कुछ केसेस में उन जैसा वजूद बनना भी मुमकिन हो सकता है। ताहम खुदा की तख्लीक होने के नाते उसके पास खुदा की हकीकत को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के ज़राए नहीं है। कम अज़ कम वो उसे ये बता सकता है कि खुदा किस तरह के बींग्स होते हैं जो कि उसके जैसा कोई हो सकता है। वही खुदा है। जैवन पूछता है कि ये कैसे है, और एनियाक बताता है कि वो एक अवेकेंड है जिसने जेनेसिस खोला था। जो ऐसा करते हैं और सही मायनों में अवेकेंड बन जाते हैं, अपने यूनिक वर्ड्स को एम्बॉडी करते हुए वो एबिस के खुदाओं के बराबर होते हैं। और कुछ तरीकों से वो उनसे परे हैं। उन गॉड्स के बरक्स उसे किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अवेकेंड को नहीं होती। अबेस के तमाम गॉड्स को एक की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन रिप्रेजेंटेटिव्स और फॉलोअर्स को अपनी वर्ल्ड देकर वो उनके ज़रिए एग्जिस्ट कर पाते हैं। एक सिंगल गॉड के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो उतना ही पावरफुल बन जाएगा। दूसरी तरफ जिन गॉड्स के फॉलोअर्स कम होते हैं वो अपना फुल पोटेंशियल हासिल नहीं कर पाते, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें। जयवान सोचता है कि ये उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड के इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसा है, जहां लोग लोगों से सब्सक्राइब करवाकर अपने चैनल्स बढ़ाते थे। काश ये प्लेटफॉर्म हमारी वर्ल्ड में भी होता। मुझे वीडियोस बनाकर उस पर पोस्ट करना यकीनन पसंद आता। एनियाक कहता है कि हकीकत में ये बहुत कम होता है कि उस जैसी ह्यूमन सोल सच्चे गॉडहुड तक पहुंच सकें। जयवान पूछता है कि ऐसा क्यों है, और एनियाक समझाता है कि ज़्यादातर गॉड्स को ग्रेटर बीइंग्स कर्मा जमा करके और उन्हें फिजिकल फॉर्म्स में इवॉल्व करके बनाते हैं। वो मुकम्मल कंट्रोल के जरिए कर्मा बनाते हैं। ये वॉलंटियर पॉइंट्स की तरह है, अगर इससे समझना आसान हो जाए। ग्रेटर बीइंग्स जिन्होंने काफ़ी कर्मा बना लिया हो वो बिग ब्रदर से इजाज़त मिलने के बाद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यकीनन जो लोग अपनी वर्ल्ड्स हासिल करने और इंडिपेंडेंट होने के काबिल हो जाते हैं उन्हें गॉड्स कहा जा सकता है। चैवान इस बिग ब्रदर के बारे में सोचता है क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती है जिससे गॉड्स को भी इजाज़त लेनी पड़ती है। इस सरसरी सी कहानी से भी वो बता सकता है कि ये अहम है, लेकिन जब वो इस बारे में सोचता है तो जहन में कुछ नहीं आता। इस तरह की अहम कहानी अबेस के उन रिकॉर्ड्स में क्यों दर्ज नहीं है जो उसे मुल्क से मिले थे?
जैवान पूछता है कि ये बिग ब्रदर कौन है और कार्ल्टन बताता है कि जितना वो जानता है ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो सिस्टम की हिफाजत करती है। चुंगो भी तस्दीक करता है कि वो भी यही जानता है। एनिया कहता है कि उसे यकीन है कि वो ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि उन जैसे ह्यूमंस के लिए बिग ब्रदर ऐसा ही दिखाई देगा। जैवान पूछता है कि क्या ये गलत है, लेकिन एनियाक उसके बारे में सीधी बात नहीं करना चाहता। वो सिर्फ इतना कह सकता है कि बिग ब्रदर गॉड से ऊपर एक गॉड है और सिस्टम का गार्डियन है, बस इतना ही है वो। जॉनी भी गुफ्तगू में शामिल होता है और कहता है कि बिग ब्रदर एक खौफनाक बंदा है और अगर उन्होंने खुद को सही से नहीं छुपाया तो उनके बोल्स देख लिए जाएंगे। एडसैक उसके सर पर मारता है और उसे फजूल बातें बंद करने को कहता है, जबकि एंटियाक भी इस बात से इत्तेफाक करता है कि वो कई तरीकों से एक रैस्कल है। जैवान पूछता है कि क्या इस बिग ब्रदर ने उनके गॉड को मारा था और एनिया कहता है कि वो बहुत से तरीकों से हैरत अंगेज है। बेशक उन्होंने अपना गॉड बिग ब्रदर की वजह से खोया, इसीलिए उन्हें अबेस से निकाल दिया गया और यहाँ आने पर मजबूर किया गया। जैवान को अबेस के रिकॉर्ड से मजीद मालूमात याद आती हैं। जब मुलिक इस जगह आया था, एनियाक ने उसे बताया था कि उन्होंने अपना गॉड खो दिया है, लेकिन उनके पास जो पावर है वो अब भी काम आ सकती है क्योंकि वो बिग ब्रदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कामयाब रहे थे। मगर ये वाकई परेशान कुन था क्योंकि उसने उन्हें टाइटन वॉरियर ड्यूस एक्स मैकिना बनाने तक की इजाजत नहीं दी थी। तब उसने मुलिक से मदद मांगी थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके लिए टाइटन वॉरियर ढूंढे। यवान को तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन वो अब सूरत हाल समझ रहा है। अगरचे सरसरी तौर पर भले ही इन लोगों ने अपना गॉड खो दिया था, उन्हें इस जगह का इंचार्ज छोड़ दिया गया क्योंकि बिग ब्रदर को अब भी उनका कोई इस्तेमाल नजर आ रहा था। अचानक एनियाक ऐलान करता है कि उसके पास उसे इस जगह बुलाने की सिर्फ एक वजह है। जैवान पूछता है कि वो क्या है और एनियाक उससे कहता है कि वो हमेशा के लिए अबेस जाने का ख्याल छोड़ दे। चुंगो कहता है कि ये फैसला करना उसका काम नहीं है, ये देखते हुए कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिस पर वो कहती है कि इतने मामूली ह्यूमन के लिए उसका लहजा काफी एरोगेंट है। एनियाक उसे ठंडा करता है और कहता है कि ये सच है कि उन्हें उनसे ये कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन वो हस्ती जो फैसला कर सकती है उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं देगी। जैवान पूछता है कि क्या सोल किंग अनहाइन रोकने की कोशिश कर रहा है और अनियाक इस बात की तस्दीक करता है कि वो सही कह रहा है। सोल किंग उससे काफी नाराज हो गया है, जिससे जुआन पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने पहले मेगाडेड को मारा था। अनियाक फिर से तस्दीक करता है, वो मेगाडेड जिसे उसने पहले मारा था, मैग्रीट सोल किंग के उन सर्वेंट्स में से एक है जिसे वो बहुत पसंद करता है। जुआन हालात का खुलासा करना चाहता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। पहली बात, सोल किंग ही अकेला ऐसा वजूद है जो अबिस एंट्रेंस खोल सकता है। दूसरी बात, वो एक बच्चे की तरह नाराज है क्योंकि उसने उसके सर्वेंट को मारा। सही। तीसरी बात, क्योंकि सोल किंग अब अपने पसंदीदा खिलौने खोने की वजह से मुंह बना रहा है, वो उनके लिए अबिस गेट नहीं खोलेगा। क्या उसने सब कुछ सही तरह समझाया? अनियाक कहता है कि जो मिसालें उसने इस्तेमाल की हैं वो काफी बुरी हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसका खुलासा बिल्कुल सही था। जायवान उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो गेट खोल दो, लेकिन अनियाक पूछता है कि क्या वो वाकई अभी का हालात नहीं समझ रहा। जुआन कहता है कि वो सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझता है, लेकिन वो सोल किंग से खुद मिलकर सब कुछ तय कर लेगा, इसलिए उसे अब गेट खोल देना चाहिए। अनियाक कहता है कि वो गेट नहीं खोल सकता, भले ही वो इस तरह हुक्म क्यों ना दे। ये देखकर के बात यहां तक आ गई है, जुआन अपना हाथ अपनी तलवार पर रखता है और कहता है कि उसने उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। वो मुकाबले के लिए भी तैयार हो जाता है और कहता है कि उन्हें शुरू से ही यही करना चाहिए था। कैमैन और चुंगो दोनों खुद को तैयार करते हैं और अनियाक भी दुश्मनाना रवैया इख्तियार कर लेता है क्योंकि जुआन ने उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अचानक जायवान सिर्फ डेयस एक्स मैकिना कहता है, जो अनियाक को हैरान कर देता है। अगर वो उनके लिए गेट खोलता है तो वो अपना टाइटन वॉरियर ढूंढ लेंगे जो उन्होंने पहले अबिस में खो दिया था। अनियाक पूछता है कि उसे टाइटन वॉरियर के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जायवान उसे टाल देता है क्योंकि अगर उसे जरूरी बातों का पता है तो उसे तफसीलात बताने की जरूरत नहीं है। अब जब उसने ये वादा किया है तो क्या वो आखिरकार उनके लिए गेट खोलेगा? अनियाक कुछ देर खामोशी से बैठता है, लेकिन आखिरकार अपनी उंगली को एक चाबी बना लेता है, जिससे जायवान मुस्कुरा देता है। वो दोनों साथ गेट से गुजरते हैं और अनियाक गौर करता है कि आखिरकार वो किसी न किसी तरह यहां तक पहुंच गया। उसने पहले कभी उस जैसा इंसान नहीं देखा, ऐसी बात जो जुआन अक्सर सुनता रहता है। अनियाक पूछता है कि क्या वो वाकई सोल किंग के साथ बात करके मामला हल कर सकता है, लेकिन जायवान कहता है कि जब तक कोशिश न की जाए तब तक कोई नहीं जान सकता। अनियाक वाकई उम्मीद करता है कि वो ऐसा कर सके और ये भी कहता है कि उसने देखा कि उसके पास डेयस का स्टिग्मा था, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। जायवान अपना बायां हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या वो इस निशान की बात कर रहा है, जिसकी अनियाक तस्दीक करता है कि ये वो तोहफा है जो उन्होंने इंसानों को दिया था। असल में उन्होंने ये इंसानों को 7 सींगों वाले हॉर्न्ड बीस्ट के साथ उनके गार्डियन के तौर पर दिया था। वो नहीं जानता कि क्या वो हॉर्न्ड बीस्ट तब तबाह हो गया था जब स्टिग्मा उसे ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि वो उसे अब नहीं देख सकता और ना ही महसूस कर सकता है। खैर, जो है सो है,
लेकिन अब से जब भी वो उस स्टिग्मा को इस्तेमाल करेगा, हॉर्न्ड बीस्ट्स उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मजीद ये कि अगर वो अबिस में छुपे हुए किसी अपोसल से मिलता है तो वो स्टिग्मा की वजह से दोस्ती वाली शुरुआत कर सकेगा। जुआन ये बात अपने जहन में रखेगा और आखिरकार वो एक टंग पुल पर पहुंचते हैं जहां अनियाक कहता है कि उसे इस जगह से अकेले सफर करना होगा। जुआन रास्ता दिखाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो जल्द अज जल्द वापस आ जाएगा। अनियाक उससे कहता है कि भूलना मत, उसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वापस आना होगा। अगर वो तब तक वापस नहीं आता तो उन्हें हर हाल में गेट जबरदस्ती बंद करना पड़ेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जायवान कहता है कि वो इस जगह अपना वक्त जाया नहीं करेगा, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके साथ ही वो अनियाक के उस सवाल के बारे में सोचते हुए चला जाता है कि क्या वो वाकई सोल किंग को मना सकता है। इस वक्त उसे खुद भी इस बात का यकीन नहीं है, लेकिन जब से उसने मलार्क्स अबिस रिकॉर्ड्स लिए हैं, उसने इस हालात के लिए प्लान किया है, क्योंकि यही एक रास्ता है उन तमाम मसलों को हल करने का जो उन्हें अब तक पेश आए। अब इसके अलावा ये वो रास्ता है जो उसे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेना ही होगा। वो पैलेस ऑफ द डेड पहुंचता है, जिसका गेट मुकम्मल तौर पर हॉर्न्ड बीस्ट के हॉर्न से बना है, जो कि इतना ह्यूज होने की वजह से बहुत इंप्रेसिव है। अचानक गेट खुलता है और सोल किंग पूछता है कि क्या वो अपने सिंस के पेमेंट के तौर पर अपनी लाइफ ऑफर करने आया है। जब वो ये कहता है तो जुआन की तरफ इतना ज्यादा प्रेशर भेजा जाता है कि वो तकरीबन पीछे उड़ने लगता है। ये सोल किंग की पावर है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उसकी आवाज सुनने से ही उसका पूरा बॉडी फट जाएगा। सोल किंग पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सर्वेंट को मारने की और इस पैलेस में कदम रखने की, ये उम्मीद करते हुए कि उसे अंदर जाने दिया जाएगा। जुआन उसे कहता है कि कम से कम उसकी बात सुन ले, क्योंकि वो उसके साथ एक डील करना चाहता है। सोल किंग मजीद दबाव डालता है कि एक मामूली ह्यूमन सोल जिसकी पैलेस में एंटर होने की भी औकात नहीं है, वो उसके साथ डील करने की कोशिश कैसे कर सकता है। सच में उसकी एरोगेंस की कोई हद नहीं है। जुआन खुद को जमीन पर जमाए रखता है और उसे अपने सारे टाइटल्स बताता है, कैटास्ट्रफी, किंग ऑफ केओस और फर्स्ट अवेकेंड। वो पहले एक पावरफुल गॉड हुआ करता था, लेकिन अब उसे डिमोट करके सिर्फ एक ऐसा किंग बना दिया गया है जिसका कोई किंगडम नहीं है। अब इसका सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड अब एकदम गेटकीपर कैसे बन गया? क्या वो सिर्फ इतना ही हासिल कर सकता है जबकि उसके पास बहुत कुछ हासिल करने की स्ट्रेंथ है? क्या वो उस हरामी से रिवेंज नहीं लेना चाहता जिसने उसे अबिस से निकाल दिया और उसे इस अंधेरी जगह में लॉक करने की हिम्मत की? वो उसका नाम लेता है और अनाउंस करता है कि वो ये बात सिर्फ एक बार और कहेगा। वो यहाँ उसके साथ डील करने आया है। धक्का देने वाली हवा अचानक रुक जाती है और सोल किंग कहता है कि वो उसकी ओरिजिनल सोच से भी ज्यादा एरोगेंट है। फिर भी वो उसकी बात सुनेगा, लेकिन वो उम्मीद करता है कि उसकी बात इतनी वैल्यूबल होगी कि इतनी एरोगेंस को जस्टिफाई कर सके, वरना वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जुआन एक्सप्लेन करता है कि वो उस प्रॉमिस के बारे में जानता है जो उसने ठीक 900 साल पहले मुलर के साथ किया था। सोल किंग पूछता है कि उसे ऐसी बात कैसे पता, लेकिन जुआन जवाब नहीं देता और इसकी बजाय कहता है कि वो मुलिक का प्रॉमिस पूरा करेगा। कैटास्ट्रोफी पूछता है कि क्या वो वाकई जानता है कि इसका मतलब क्या है, और जुआन कंफर्म करता है कि वो जानता है। वो उसे हर हाल में अब इसके एंड तक ले जाने का प्रॉमिस करता है। फैक्ट्री के बाहर सायरन आखिरकार जग जाती है और यूरिन उसे नोटिस करता है, इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो काफी देर तक सोती रही है। वो ग्रॉगी होकर पूछती है कि वो कहाँ है और यूरिन बताता है कि वो इस अजीब फैक्ट्री के बिल्कुल सामने है। वो फौरन उठती है और पूछती है कि जुआन कहाँ है, क्योंकि उसे हर हाल में उसे रोकना है। यूरिन नहीं जानता कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन कहता है कि वो पहले ही अंदर जा चुका है। अचानक कुछ ब्लू फायरफ्लाइज नजर आती हैं और हर कोई नोटिस करता है कि आसपास की जगह थोड़ी गर्म हो गई है। वो सब उन्हें प्रिटी थिंग्स या सिर्फ सिंपल फायरफ्लाइज की तरह देखते हैं, लेकिन अचानक वो सब आग में बदल जाती हैं, जिससे उस एरिया में एक बहुत बड़ा ब्लू एक्सप्लोजन होता है। जो भी इस ब्लास्ट की लपेट में आता है वो जलकर राख हो जाता है और एक्सप्लोजन की वजह से फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचता है। सायरन सिर्फ खौफ से देख सकती है जब बेशुमार लोग जिंदा जल जाते हैं, और तभी मोनार्क सामने आते हैं जिन्हें हून लीड कर रहा होता है। वो गॉर्गॉन फोर्ट्रेस मास्टर को बाहर आने को कहता है, क्योंकि उन्होंने वैसा ही किया जैसा वो चाहता था। वो उसके खिलाफ जंग करने आए हैं। सब लोग जितनी जल्दी हो सके बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और हून अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि हर उस शख्स को मार दो जो सेकंड स्टेज अडेप्टर या उससे ऊपर का नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सर काटने लगते हैं। एमरल्ड बग मोनार्क कहता है कि उसे परवाह नहीं कि बाकियों के साथ क्या होता है, लेकिन उन्हें जयवान को हर हाल में मारना होगा, इसलिए उन्हें इस वक्त पीछे हटने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। ये सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल है, पॉइजन मोनार्क नोक्योंग चियांडो। सब लोग उसके सेंटिकीट्स में फंस जाते हैं जब वो अनाउंस करता है कि उनके फोर्ट्रेस मास्टर ने उनके उन फैमिली मेंबर्स को मार दिया जो सिर्फ केओस को एक्सप्लोर कर रहा है। उसे प्रेस्टीजियस एमरल्ड बग फैमिली से पंगा लेने की कीमत चुकानी होगी। एक और मेंबर कहता है कि हून सिर्फ गरहम का बदला लेने के लिए वॉर शुरू नहीं करेगा। वो उस तरह का बंदा नहीं है जो ऐसा काम करे। उसे यकीन है कि वो कुछ कर रहा है। ये 7th रीजन का फर्स्ट मेजर जनरल वाइट आर्टिस्ट मोनार्क निशिमोटो है। उसके बिल्कुल साथ सामयोंग फैमिली का कोई है, 4th लेफ्टिनेंट जनरल ब्लेड स्टॉर्म मोनार्क सामयोंग युआ।
निशिमोटो चुपके से अपने आदमियों को हून और उसकी हरकतों से होशियार रहने को कहता है क्योंकि उन्हें उस पर हर चीज़ के लिए शक करना होगा। इस मौके पर युवा उन लोगों को देखता है जिन्हें पकड़ा गया है और उन सबको पथेटिक कहता है क्योंकि अब उसने इन केओस वालों को गौर से देख लिया है। वो उनके फोर्ट्रेस मास्टर के पावर लेवल का अंदाज़ा लगा सकता है, मगर फिर भी वो यकीन नहीं कर सकता कि एक फॉल्टी प्रोडक्ट की वजह से 100 से ज़्यादा मोनाक्स को बैटल के लिए भेजा गया। जैसा कि हून ने प्रॉमिस किया था, 3000 साल जिंदा रहने के बाद उसने मौत का मजा चखा। जब उसने उन्हें बताया था कि सबके रिवाइव होने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो वो सच बोल रहा था, है ना? हून उसे कहता है कि फिक्र ना करे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता और वो उसे उसकी फैमिली को भेजने के लिए मजीद फ्रूट्स भी देगा। युवा उसे कहता है कि भूलना मत, 9th रीजन स्ट्रैटेजिस्ट बनने से पहले वो सैमयोंग फैमिली का फर्स्ट सन है। हून को ये बात फनी लगती है कि ये बंदा अब भी अपनी अफिलिएशन से चिपका हुआ है। सच में ये जगह एक मजाक बन गई है। टोटल उसने एमरल्ड बग फैमिली से 20, 7th रीजन से 10 और सैमयोंग फैमिली से 20 जमा किए, टोटल 50 जो उसे सिर्फ 9th रीजन से मिले। यहाँ इतने सारे मोनाक्स हैं, लेकिन ये साफ है कि वो सब सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे हैं। ताहम अगर वो सिर्फ ट्री पर फोकस करेंगे तो वो पूरा फॉरेस्ट नहीं देख पाएंगे। इसीलिए वो सब इसी झूठ में आ गए कि अभी भी फ्रूट्स बाकी हैं। चूंकि वो खुद यहाँ आया था, उन सब ने यकीन कर लिया कि वो झूठ नहीं बोल सकता, जिससे अब उसे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन उसे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि झूठ तभी झूठ बनता है जब प्रॉमिसेस पूरे ना किए जाएं। अगर वो एबिस के एंड तक नहीं भी जाते तो फ्रूट्स हासिल करने के और भी रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर वो 7 हाईएस्ट रैंक्ड गॉड्स जो एबिस पर हुकूमत करते हैं, आखिरकार वो सब 7 ग्रेट गॉड्स के साथ अपनी डील के जरिए फ्रूट्स हासिल कर सकेंगे। असल में इस तरह की डील मुमकिन नहीं होती क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो 7 गॉड्स चाहेंगे जो एबिस में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत गॉड्स को भी होती है और वो है अवेकेंड, उन गॉड्स के लिए जिन्हें वजूद में रहने के लिए भी प्रॉक्सी की ज़रूरत होती है। अवेकेंड से ज़्यादा कीमती कोई रिसोर्स नहीं है जो आसानी से नई दुनिया को कबूल कर लेते हैं, चाहे वो उन पर ज़बरदस्ती ही क्यों ना थोपी जाए। उस फोर्ट्रेस मास्टर कमीने की वजह से बहुत सारे अवेकेंड जिनकी गॉड्स ख्वाहिश करते हैं इस जगह अवेकेंड हो चुके हैं। वो वार्गस को ट्रूप्स को लीड करने और प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि ज़्यादातर ने अभी तक ये महसूस नहीं किया है। लेकिन अगर उन्हें प्रोडक्ट और टावर की असली वैल्यू के बारे में पता चल गया तो 7th रीजन और उसके साथ एमरल्ड बग फैमिली यकीनन उन्हें छीनने की कोशिश करेंगी। उसे ऐसा होने से पहले उस बंदे को हासिल करना होगा। वार्गस समझ जाता है और फौरन फैक्ट्री के अंदर भागता है, जबकि हून मुस्कुराता है और सोचता है कि वो टावर जो केओस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, आज जो हो रहा है उसकी वजह से टावर ऑफ नाइटमेयर्स बन जाएगा। वो उनके बनाए हुए टावर का इस्तेमाल करते हुए और भी ज़्यादा अवेकेंड पैदा करेंगे और उन्हें एबिस के गॉड्स के साथ डील करके फ्रूट्स के लिए बार्गेनिंग चिप्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जो फ्रूट्स उन्हें मिलेंगे उनके साथ वो 9th रीजन को नया रेजरेक्शन पैलेस बना देगा। अगर उनकी फ्रूट्स पर मोनोपोली हो गई तो वो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकेंगे। 9th रीजन ऑलमाइटी लैंड में वो अकेली जगह बन जाएगी जहां मोनाक्स को मौत से डर नहीं लगेगा और वो मोनाक्स जो अब उनके दुश्मन हैं